मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोऽगणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मंगल्यम सर्व कल्याणिकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। बोले महावीर भगवान की। इसी मंगलमय मंगलाचरण के वाचन के साथ आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम अभिभावक मिलन, जो कि आज का टॉपिक है, उसको गति प्रदान करने के लिए हमारी प्रशिक्षिका मीनाक्षी मैम के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। वह है आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम को गति प्रदान करें। सम्मानित अभी जिन्होंने अपने वीडियो को ऑफ करके रखा है वो प्लीज अपने वीडियो को जरूर से ऑन करें। एक बार पुनः हम आप सभी के नाम इस ऑनलाइन मंच के माध्यम से उल्लेखित करेंगे। हमारे बीच मंजू जी, आशा जी, इति जी, लवी जी, रश्मि जी, रेडमी के नाम से एक डिवाइस जुड़ी हुई है, प्लीज वो रीनेम करें। निकिता जैन जी गुना से हैं, रुचि जी झांसी से हैं, आलिया खान जी, धर्मेंद्र साहू। तो जिन्होंने भी अपने वीडियो को ऑफ करके रखा है, रुचि जी, आलिया जी, धर्मेंद्र जी, और रेडमी के नाम से डिवाइस है, प्लीज अपने वीडियो को जरूर से ऑन करें और आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम को हमारी प्रशिक्षिका गति प्रदान करेंगे। सम्मानित। धन्यवाद नीरज जी। सभी को जय जिनेन्द्र। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? सभी चैट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि हम सभी एक फैमिली के रूप में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को ज्वाइन किए हैं। तो चैट बॉक्स का आप बढ़ चढ़ के उपयोग करें। इसमें नए लोग कोई नहीं है, तो जो नए हैं जी, बहुत अच्छा रश्मि जी ने धन्यवाद रश्मि जी। अपना प्रतिक्रिया दिया है। इसी प्रकार से सभी जुड़े हैं। धन्यवाद लवी जी, धन्यवाद इति जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। आप लोग लगभग एग्जाम्स, मैं बहुत अच्छी हूँ इति जी, धन्यवाद। एग्जाम या तो खत्म हो गए होंगे या चल रहे होंगे, राइट? हम खत्म हो गए, न्यू सेशन चालू हो गया। अच्छा, ओके। लाइक सीबीएसई आप लोग नया कर लेते हैं, उसके बाद वेकेशन देते हैं। यस। ओके, हमारे यहाँ पे अभी एग्जाम चल रहे हैं। इसके बाद अभी पेरेंट टीचर मीटिंग एक फाइनल होना बाकी है। ठीक है, तो आपने खत्म कर लिया, आप लोगों ने पेरेंट टीचर मीटिंग जरूर की होगी, एटलीस्ट एट रिजल्ट टाइम। यस मैम। तो पहले मुझे सबसे पहले एक बताइए, पेरेंट टीचर मीटिंग में जनरली आप लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस होती है? पेरेंट्स कंप्लेन लिखी आते खुद अपनी। सॉरी मैम, पेरेंट्स कंप्लेन खुद, जैसे हम लोग को कुछ थोड़ी बहुत कंप्लेन करनी है, वो पहले कंप्लेन अपनी रखते हैं। ठीक है। कि बच्चा मोबाइल ज्यादा चलाता है, खेलता है, पढ़ता नहीं है, ये सब कंप्लेन लिख के बोलते हैं। सही बात है। एक बात बताऊं, जितना बच्चे टीचर की बात सुनते हैं ना, उतना और किसी की नहीं सुनते हैं। जी मैम। टीचर ने जो कह दिया हो बच्चे के लिए वो पत्थर की लकीर हो जाता है, और इसीलिए पेरेंट्स टीचर को बोलते हैं। यस। एम आई राइट? जी मैम। ठीक है, और कोई शेयर करेगा, आप क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं? प्लीज कोई भी। देखिए, टॉपिक ऐसा है, हम टू वे कम्युनिकेशन रखेंगे तो मैं आपको बहुत सारी बातें बता पाऊंगी, बहुत सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकल जाएंगे। प्लीज। जी बिल्कुल, आप अपनी समस्या खुल के रखें, क्योंकि एक कड़ी आप ही हैं जो डायरेक्ट पेरेंट्स की टच में रहते हैं। जैसे इति जी ने अभी बताया है कि वो ऑलरेडी बच्चे की समस्या हमारे सामने रख देते हैं। तो और क्या डिफरेंट समस्या और क्या जाती है पेरेंट्स मीटिंग में आप लोगों के लिए? भाई संवाद तो होता होगा, आप लोगों का शिकायत लेके आते होंगे, आप भी बच्चे के बताते होंगे बच्चे के बारे में। जो भी समस्या जाती हो या जो भी फेस करता हो, तो अनम्यूट करके अपनी बात जरूर रखें।
क्योंकि हमें ये टू वे कम्युनिकेशन रखना है। जब तक आप अपनी बीमारी नहीं बताएंगे तब तक हम लोग कैसे इलाज करेंगे। और ये तो आप टीचर्स हैं तो इस बात के लिए आप भली प्रकार से जानते हैं। तो रश्मि जी बताएंगी कि रश्मि जी क्या समस्या जाती है। अनम्यूट करें रश्मि खरगा को। सबसे पहले तो उनका ये रहता है कि उनको ये लगता है कि टीचर्स ही सब कर सकते हैं, उन्हें घर पे जाके पढ़ाना ना पड़े, उनका वर्क भी स्कूल में ही पूरा हो जाए। अगर कोई भी इशू हो, अगर पेरेंट्स से बोला जाए कि आपका बच्चा वर्क करके नहीं आया है, होमवर्क घर से करने को दिया था, तो आपने पढ़ाया नहीं होगा, आपने समझाया नहीं होगा, तो नहीं किया होगा, मतलब कहीं से भी घूम फिर के आता टीचर के मत्थे ही है कि टीचर की गलती होगी। पेरेंट्स अपनी गलती मानते ही नहीं है कभी। उन्हें पहले ये था पहले ये था कि पेरेंट्स को लगता था कि बच्चे की गलती है, लेकिन अब पेरेंट्स को क्या लगता है, मेरा बच्चा परफेक्ट है, अब टीचर की गलती है। जैसे ही ऑनलाइन वाला जमाना आया ना, तो पेरेंट्स भी कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑनलाइन हो गए, तो वो समझते नहीं है कि टीचर्स तो अपना पूरा परफेक्ट दे रहा है, क्योंकि जैसे ही तकनीकी का यूज हो रहा वैसे पेरेंट्स उसी में ज्यादा विकसित हो रहा है। जैसे कि अभी हम लोगों की एज तक मम्मी लोगों का बोले तो उनके पास मोबाइल होगा तो भी वो क्या होगा, कीपैड होगा, उन्हें टीवी का शौक नहीं होगा। लेकिन आजकल जैसे हम लोगों की जनरेशन वाली मम्मी आई ना, तो उनका क्या है, उन्हें फोन भी चाहिए, उन्हें फेसबुक इंस्टा हर चीज चाहिए, तो वो बच्चों पे ध्यान नहीं देती, इसलिए बच्चे वीक हो रहे हैं। और साथ साथ उनका कैचिंग ना मोबाइल से ज्यादा कनेक्ट होके स्टडी लेवल थोड़ा सा लूज होता जा रहा है, और पेरेंट्स इस चीज को समझते नहीं है मेरे हिसाब से। नहीं, बिल्कुल सही है रश्मि जी, आप बहुत सही है। एक कारण और आपको बताऊं, जी अभी हम लोग मतलब जो है ना ट्रांजिशन पीरियड में है। हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, आप देखना जी आधे जी से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं है, या हिंदी मीडियम या किसी और मीडियम से पढ़े, और वो अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा रहे हैं। जी अभी अगले 10, 12, 15 साल कम से कम और ये चलेगा, ये ट्रांजिशन पीरियड है, क्योंकि हमारे हमसे पहले जो पीढ़ी थी वो जी जी पीढ़ी, कुछ लोग, काफी लोग अनपढ़ थे, कुछ लोग पढ़े लिखे थे, और हम अपनी मातृभाषा में पढ़े हैं। हम जी अभी जो हमारे साथ पीढ़ी है, मतलब वो जो उस वक्त थे, उस वक्त जो चलन था, वो लोग अब पेरेंट्स बन चुके हैं। लेकिन अब वो लोग क्या लेकिन चाह रहे हैं कि उनके बच्चे जो है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़े। आज से जी 20-25 साल बाद सभी लोगों को इंग्लिश मीडियम में, मतलब सब लोग पढ़े लिखे होंगे और मोस्टली मदर फादर लिटरेट होंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी जो ट्रांजिशन वाले पीरियड है उससे निकल रहे हैं। तो हमारे मोस्टली पेरेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो या तो नहीं पढ़े लिखे हैं या हिंदी मीडियम से पढ़े और अंग्रेजी में बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम तो फेस होगा सब टीचर को। लेकिन मैम पता ना एक चीज और भी है, जो पढ़ा लिखा है ना, वो ही ऐसे काम करता है कि मैं पैसे भर रहा हूँ, ये सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है पेरेंट्स का, मैं पैसे दे रहा हूँ उसे, उन्हें ये नहीं लगता है कि पैसे दे रहे तो टीचर भी अपना काम कर रहे हैं। उनका यहीं आके रुक जाता बस एक जगह पे कि मैं पैसे भरता हूँ, आप पढ़ाओ, कैसे भी पढ़ाओ, मानना है नहीं है, डांटना है नहीं है मेरे बच्चे को, लेकिन पढ़ाओ। तो एक टाइम पे ऐसे प्रेशर आता कि अब पढ़ना है पढ़, नहीं पढ़ना है तो फिर रहने दे अब तुम। कोई बात नहीं, आज आगे आज हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आपको एंड में बहुत सारे रीजन मिल जाएंगे पेरेंट्स को बताने के लिए, और उन प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व करें उसके भी शायद आपको जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, आज के वेबिनार जी के बाद एंड में आपसे फिर पूछूंगी कि आपको जवाब मिले कि नहीं। जी ठीक मैम है, जी चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। सबसे पहले तो अभिभावक मिलन का उद्देश्य। ठीक है, हमारी जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है हम क्यों करते हैं, पहले तो हम ये समझें कि पेरेंट टीचर मीटिंग क्यों जरूरी है। तो जो रिलेशन है, क्योंकि जिस बच्चे से हम डील कर रहे हैं वो बच्चा शायद 5 या 6 घंटे हमारे पास रहता है, बाकी के 18 से 20 घंटे वो अपने पेरेंट्स के साथ निकालता है। नो डाउट उसमें 8 से 10 घंटे वो सोने खाने उसमें निकालता होगा, लेकिन फिर भी एटलीस्ट 4-5 घंटे जितने हमको मिलते हैं क्वालिटी आवर्स, सेम उतने क्वालिटी आवर्स पेरेंट्स को भी मिलते हैं। पेरेंट्स के पास उसके अंदर उनके साथ बहुत सारी चीजें होती है, उनको सोशल गैदरिंग में जाना होता है, दूसरी चीजें निपटानी होती है, घर के काम होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तो उनके पास बच्चों को देने के लिए क्वालिटी टाइम बहुत कम रह जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जितना क्वालिटी टाइम बच्चों को वो लोग दे पाए, उसमें कितना और कैसे करना है, उसकी सलाह जो है वो शिक्षक की तरफ से जानी चाहिए। हम जब बीएड करते हैं, बीएड में हमको एक चाइल्ड साइकोलॉजी सब्जेक्ट कंपलसरी होता है।
शायद जिन्होंने बीएड किया होगा पता होगा। ये इसीलिए कंपलसरी होता है कि बच्चों की जो मानसिकता होती है उसको शिक्षक जिस तरह से समझ सकता है और आंक सकता है। क्यों, जैसे हम घर में बच्चा बीमार होता है, हमको पता होता है, हम घर की दवाइयां थोड़ी बहुत दे देते हैं, लेकिन बढ़ता है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। हमारी एक लिमिटेशन होती है कि हम उसका पता लगाएं। सेम वैसे ही पेरेंट्स जो है वो टीचर के पास आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि टीचर एक साथ बहुत सारे बच्चों के साथ डील करता है। आप सिर्फ एक बच्चे को नहीं देख रहे हैं, आप बहुत सारे बच्चे को देख रहे हैं। इसलिए किसी एक बच्चे की कोई गलती है, कोई परेशानी है या कोई खूबी है, तो जिस तरह से आप उसको देख सकते हैं पेरेंट्स नहीं देख पाएंगे। पेरेंट्स का नजरिया अलग होगा क्योंकि वो उनका अपना बच्चा है। उनका उसकी तरफ देखने का एक मतलब सॉफ्ट कॉर्नर अलग होता है, उनकी सोच अलग होती है, आपकी तरह नहीं होती है। इसलिए उनकी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आप दे सकते हैं, पेरेंट्स नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो टीचर को अपनी वैल्यू समझनी होगी। जब हम पेरेंट्स के साथ डील करते हैं तो हमको पहले अपनी वैल्यू समझनी होगी कि हम क्या कर सकते हैं। यदि आपको पता है कि आप क्या कर सकते हैं, तब आप कर पाएंगे कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे लाएं। ठीक है, मेरे साथ मैं दिन में मतलब मेरे पास 1300 बच्चे हैं अभी। आप 1300 बच्चे मतलब आप सोचिए कि सबके दो दो पेरेंट्स, 2-2,500 पेरेंट्स के साथ डील करना है। और हर रोज 5-7-10 पेरेंट मुझे जरूर मिलने आते हैं किसी न किसी प्रॉब्लम को लेके। सभी तरह के पेरेंट मुझे मिलते हैं, सभी तरह की बातें होती है। पेरेंट्स से जब हम बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे आते से बिल्कुल हम पर एहसान कर रहे हैं, उनके बच्चे यदि आए तो वो सारी जिम्मेदारी हमारी है, उनका कोई रोल नहीं है। बहुत सारे ऐसे होते हैं। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो मतलब समझ सकते हैं कि टीचर स्कूल में बच्चों को किस तरह से हैंडल करती है और मैक्सिमम कितना हो सकता है और वो अब टीचर अपना कितना दे रही है। ठीक है, सब तरह के आपको पेरेंट मिलेंगे। तो हर एक को हैंडल करने का तरीका आपको आना चाहिए। इफ यू नो साइकोलॉजी, थोड़ा सा आप उनकी मानसिकता को समझ सकते हैं। क्या होता है, जैसे हम भी डॉक्टर के पास जाते हैं। मैं एक डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात की बताई। वो बोलते हैं मेरी पत्नी मुझसे हमेशा बोलती है कि आपने कितना बुरा पेशा लिया है। तो डॉक्टर ने पूछा उनसे, भाई क्यों आप ऐसे बोल रहे हैं? तो बोले जितने भी लोग आपको सारे दिन मिलने आएंगे वो सारे अपने रोने लेके आएंगे, हर कोई अपनी तकलीफ लेके आएगा। मीन्स आप कोई वो गड्ढा हो उसके अंदर आके सारे लोग भरेंगे। हाउ कैन यू सर्वाइव? आप इसमें कैसे जिंदा रह सकते हो? आपने ऐसा प्रोफेशन ही क्यों लिया कि सब लोग आके सिर्फ अपनी परेशानियां सुनाए? वो बोलते हैं परेशानियां सुनाते क्योंकि मैं सॉल्यूशन देने के काबिल हूँ, इसलिए वो मुझे परेशानियां सुनाते हैं। तो कोई भी इंसान किसी से जब कुछ बोलता है तो उसको उम्मीद होती है कि वहां से कुछ उसको मिलेगा, उसकी जो परेशानी है उसका कुछ हल उसको मिलेगा, तभी वो उसको बोलेगा, अदरवाइज नहीं बोलेगा। आप इस चीज को पहले ध्यान रखिए। मैं समझती हूँ हम अपना टेम्पर खो देते हैं, कई बार गुस्सा आता है, ये बात वो बात, लेकिन आप उनकी बात को समझिए, उसके पीछे के कारण को समझिए। जब आपको कारण समझ में आएगा तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। मैं आगे आपसे डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ कि कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकती है, तो कैसे कैसे सॉल्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम उद्देश्य देख लें कि पहला उद्देश्य है कि अभिभावकों को शैक्षणिक कार्य की जानकारी देना। बच्चा स्कूल में कैसे पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, कितना ध्यान दे रहा है और कैसा उसका प्रोग्रेस है। ठीक है, उसके बाद शाला का वातावरण अनुकूल बनाना। जब तक हम पेरेंट्स से नहीं मिलेंगे हम अपने स्कूल का एनवायरनमेंट नहीं सुधार सकते। क्यों? क्योंकि बच्चा घर से जिस एनवायरनमेंट में से आता है वो अपने साथ बहुत कुछ लेकर आता है। तो यदि हम पेरेंट्स से मिलेंगे तो उसके वातावरण को हम यदि बदलेंगे तो हमारा वातावरण बदलेगा। कई बार ऐसा होता है कि क्लास के अंदर एक दो बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐसे परिवार से आते हैं कि वहां पे मतलब बोलने की शायद तमीज नहीं होती, हर कोई एक दूसरे को किसी भी तरीके से बोलता है और उसका असर बच्चों की भाषा में दिखाई देता है। अब जब बच्चों, ये सबको प्रॉब्लम होती है। अब हम उनके घर का वातावरण हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम पेरेंट्स को बता सकते हैं कि आप इस वातावरण को बदलिए कि इसका असर दिख रहा है। वो जब तक आप बताएंगे नहीं पेरेंट्स समझेंगे नहीं, क्योंकि वो उसी वातावरण में रहते हैं, उनको पता ही नहीं कि इसके अलावा क्या होता है। ठीक है, उसके बाद व्यावहारिक और शैक्षणिक मुश्किलों का हल करना। एक तो बिहेवियरल प्रॉब्लम, जो व्यवहार की प्रॉब्लम होती है बच्चों की, और दूसरा उनकी पढ़ाई की। ये दो तरह की प्रॉब्लम होती है हमेशा हमारे पास डिस्कस करने के लिए। तो जब भी हम पीटीएम करते हैं तो इन दो में से ही कोई प्रॉब्लम डिस्कस होगी और उसका सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, दूसरा होता है जब तक हम पेरेंट्स से नहीं मिलते हैं तब तक हमको एग्जैक्टली बच्चों की क्वालिटीज या उनकी प्रॉब्लम्स
तो वो चीज नहीं पता चलती है। बच्चा बहुत अच्छा हो सकता है किसी चीज में, लेकिन वो चीज हम स्कूल में करते ही नहीं है, जब तक उसका मौका है हमको बहुत देर हो जाती है। या बच्चे की कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि हमको मतलब पता ही नहीं कि वो प्रॉब्लम है, और उसकी वजह से क्लास में उसके बिहेवियर में चेंज आते हैं, वो हम नहीं पता लगा सकते। तो दोनों चीजें आपको कब पता चलेगी, जब आप पेरेंट्स से मिलेंगे। उनकी क्षमताएं और उनकी कमजोरियां पेरेंट्स ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। और यदि एक बार आप मिल लें, मैं अभी का एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे यहाँ 7th स्टैंडर्ड के अंदर एक बच्चा है, मतलब वो जब 4th में था, पेरेंट्स मुझसे मिले थे, उसका एडमिशन लिया था। मुझे पता है कि उसको भूलने की बीमारी है, मतलब मेमोरी पावर उसका बहुत कमजोर था शुरुआत से। उसको कोई बात कोई चीज ज्यादा याद नहीं रहती, तो पढ़ाई में उसका मैथ्स बहुत अच्छा समझ लेता है, उसको समझ आना चाहिए, वो चीज कर सकता है। लेकिन जहां कुछ भी सेंटेंस बोला और वो याद रखने की बात है तो वो नहीं कर सकता था। पेरेंट्स ने काफी दवाइयां की, सब कुछ किया, बहुत सारी कोशिश की, लेकिन इतना असर नहीं होता है। अब बीच में 2 साल कोरोना आ गया, 5th 6th में जब वो था कोरोना था। 7th में जब आया तो पेरेंट्स टीचर से मिलने नहीं आए। मेरे भी दिमाग से ये बात निकल गई, मुझे याद नहीं था कि वो बच्चा कौन सी क्लास में हो गया, मुझे ध्यान देना चाहिए। जब फर्स्ट टर्म रिजल्ट आया और बहुत खराब रिजल्ट आया, टीचर ने गुस्सा होकर पेरेंट्स को बुलाया, और जब टीचर ने पेरेंट्स से बात की, पेरेंट्स फिर मेरे पास मिलने आए। और पेरेंट्स मुझे आके बोलते, मैम याद है आपको इसको प्रॉब्लम है। मुझे याद आया, मैंने कहा हाँ मुझे पता है इसको प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे नहीं याद था कि अभी कौन से क्लास में है, या मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने क्लास टीचर को बुलाया और उनको बताया कि इस बच्चे को सीरियसली कुछ प्रॉब्लम है। टीचर को क्लास में पता ही नहीं था, और टीचर उसको इस तरह से बिहेव करती थी कि वो जानबूझ के इस तरह से करता है कि भूल जाता है, ये करता है। जिस दिन से टीचर को पता चला, उस दिन से टीचर का व्यवहार उसकी तरफ बदल गया, और उसके बाद बच्चे में इम्प्रूवमेंट दिखने लगा। तो मतलब प्रॉब्लम यदि आपको पता हो, बच्चे की कमजोरी और बच्चों की क्षमता, तो आप क्लास में आपका बिहेवियर, आपका हैंडलिंग करने का तरीका, आपका पढ़ाने का तरीका, सब में फर्क आएगा। तो इसके लिए पीटीएम बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स और टीचर साल के शुरुआत से एक बार मिल ले, ताकि आपको पता हो हर बच्चे के बारे में। ठीक है। अब इसकी उपयोगिता, एक तो सबसे पहला होता है कि शाला के जितने नियम है, हमारे स्कूल के जो भी रूल्स है, वो पेरेंट्स को पता होना चाहिए। हम लिख के भेजते हैं, डायरी में भेजते हैं, पेरेंट्स पढ़ते नहीं है। तो एक बार जब आप मिल लेंगे और उनसे डिस्कस हो जाएगा कि हमारे क्या क्या रूल है, तो उनको पता होगा। उसके बाद जब आप पेरेंट्स से मिलते हैं, जब तक नहीं मिले हैं, बच्चे के बिहेवियर से हम मतलब सोच लेते हैं ये बच्चा तो ऐसा है, उसके पेरेंट्स भी वैसे होंगे। जब तक आप पेरेंट्स से मिलते नहीं है, तब तक मतलब उनके बारे में आपके ख्याल या आपके बारे में उनके ख्याल, पेरेंट्स को भी ऐसा होता है बच्चा नहीं पढ़ रहा है, नहीं कर रहा है, तो घर पे वो क्या सोचते हैं, तो टीचर है नहीं पढ़ा रही है, एक जनरल उनके दिमाग में आता है। तो जब तक आप आपस में मिलेंगे नहीं, तो ये क्लैरिफिकेशन नहीं होगा आप दोनों के बीच में। तो ये मिल लेना जरूरी है। तो ये उपयोग होता है कि आप एक बार मिल ले, तो क्लियरिटी आ जाती है कि सामने वाला पर्सन कैसा है और कैसे बिहेव करना। और पीटीएम मीटिंग, वहां पे फ्रीली बातचीत हो सकती है। आपको जो भी लगता है बच्चे के बारे में, जितने भी प्रॉब्लम है, सारे क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद है बच्चों को कैसे सिखाया जाए, उसकी जानकारी आप पीटीएम में दे सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, हमारे वहाँ पे सीनियर केजी में जब टीचर मैथ सिखाती है, एडिशन सिखाती है, तो हमारा बहुत सिंपल तरीका, और टीचर यही चाहती है कि बच्चा उसी तरीके से करे। हम कभी भी वो लाइनें करवा के या सर्कल करवा के बच्चों को एडिशन नहीं सिखाते हैं, क्योंकि वो गलत तरीका है। हर बार बच्चा लाइनें करने नहीं जाएगा। शुरुआत से यदि हम उनको देते हैं, जैसे सपोज उनको 3+2 करना है, तो हम उनको सिखाते हैं कीप 3 इन योर माइंड एंड 2 इन योर फिंगर एंड स्टार्ट काउंटिंग आफ्टर 3। तो 3 के बाद 4 एंड 5, तो आपका आंसर आ गया 5। अभी ये तरीका हमको पेरेंट्स को सिखाना पड़ता है क्लास में एडिशन से पहले। पेरेंट्स को हम बुलाते हैं और हम बताते हैं कि हम ये तरीका बता रहे हैं, आप इसी तरीके को फॉलो करिए। क्योंकि हम यहाँ पे मेंटली बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं, और घर पे जाके पेरेंट्स बोलते हैं 3 लाइन करो, 2 लाइन करो, सबको गिनो। वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सोच नहीं पाता है, कर नहीं पाता है, और जो मतलब उसको अच्छा वातावरण मिला है वो घर जाके बिगड़ जाता है। इसलिए पेरेंट टीचर मीटिंग भी जरूरी है कि हमारे जो तरीके हैं, ये एक एग्जांपल दिया है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। बहुत बार हम प्रोजेक्ट वर्क देते हैं, कुछ काम देते हैं, पेरेंट्स को हम लिख के देते हैं, समझ में नहीं आता है कैसे करना है,
तो मीटिंग करके हम उनको बता सकते हैं कि ये हम इस तरह से चाहते हैं, ये इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, क्लास के अंदर बच्चे का बिहेवियर एग्जैक्टली कैसा है वो पेरेंट्स को नहीं पता होता है, क्योंकि हर एक जगह के हिसाब से हर एक व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। ठीक है, आप क्लास में जाएंगे तो एज अ टीचर आप अलग हैं, और वहीं क्लास से आप बाहर निकल कर आए और यदि आप मतलब किसी अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं तो आपका बिहेवियर अलग होता है। तो वैसे ही बच्चों का होता है, घर में उनका तरीका अलग होता है और क्लास में भी अलग। तो पेरेंट्स को ये बताना कि आपका बच्चा क्लास में कैसा है, उसके लिए पेरेंट टीचर मीटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। पेरेंट टीचर मीटिंग होगी तो हम बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है बच्चों के बारे में हमको नहीं पता होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, हमारे स्कूल में एक लड़की पढ़ती थी, नर्सरी से हमारे साथ पढ़ती थी, शायद थर्ड फोर्थ में आ गई, तब तक हम लोगों को किसी को पता नहीं था कि शी इज वेरी गुड सिंगर। एक दिन उसके पापा मिलने आए, ऐसे कुछ किसी काम से आए होंगे, फीस भरने या कुछ, तब बात हुई। तब वो बताते हैं अपना मतलब मोबाइल खोल के कि देखिए ये मेरी बेटी ने सोलो शो किया। मैं शॉक थी, सोलो शो? मैंने कहा वो थर्ड फोर्थ की बच्ची किस चीज का शो कर रही है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। बोले शी इज सिंगर, वो बहुत अच्छा गाती है और 2.5 से 3 घंटे का शो अकेली स्टेज पे हैंडल करती है और सामने 2000 पब्लिक होती है। आप सोचिए इसकी इतनी बड़ी क्वालिटी उस बच्ची की, और मुझे पता ही नहीं था। स्कूल में हमारे यहाँ आती है, पढ़ती है रेगुलर, हमको वो क्वालिटी पता ही नहीं चल सकती है कि वो इतनी अच्छी है गायिका या इतना अच्छा काम करती है। तो इसके लिए भी कि उनका, हमको यदि बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है तो हमको पेरेंट्स से मिलना होगा और उनको पता लगाना होगा कि वो बच्चे क्या कर सकते हैं। तो हम उसको आगे स्कूल में इस तरह से चांस दे सकते हैं उसको। बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जहाँ पे हम ढूंढते हैं कि बच्चे, कौन से बच्चे इसमें कंपटीशन में करेंगे पार्टिसिपेट, तो इस टाइम पे हमको पता हो तो हम इन बच्चों को आगे चांस दे सकते हैं। अ, एक बात बताऊं, मैं मेरे यहाँ पे एक बच्चा है, अभी 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, और अभी मतलब ये साल पूरा ऑलमोस्ट उसका ऐसा निकला है, इवन एग्जाम के टाइम भी 1 महीना पहले से मदर मुझे मिलने आई और बोलती कि मैम उसकी बहुत सारी शूटिंग है, वो मुश्किल से एडजस्ट कर पाएगा आना। वो बच्चा जब सेकंड में था, मुझे उसकी टीचर हमेशा कंप्लेन करती थी, मैं जब भी राउंड पे जाऊं उसकी टीचर की एक कंप्लेन, मैम ये तो सारा दिन शाहरुख खान बना रहता है, सारा दिन डायलॉग बोलता है। और इवन जब मैं उसको बोलूंगी तो इतना स्टाइल से खड़ा होता था और इतने स्टाइल से डायलॉग बोलता था। अब सेकंड का बच्चा गोलू मोलू इतना प्यारा लगता था मुझे। और उसके बाद बाई चांस ऐसा हुआ, एक्चुअली हमारी स्कूल काफी बड़ी है और काफी सारे कैरेक्टर हमारे वहां से निकले, बहुत सारे कलाकार निकले। जो बालवीर है वो भी हमारी स्कूल का पढ़ा हुआ है और बहुत सारे हैं। इवन टीवी सीरियल में बहुत सारे आती है एक्ट्रेस, वो भी हमारे स्कूल से है। तो उस बच्चे को मतलब वहां पे एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर आए थे, साउथ इंडियन मूवी के थे। तो मुझे सर ने बताया कि कुछ बच्चों को ऑडिशन के लिए उनको चाहिए जो 5-6 साल 7 साल के हो, चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए। मुझे याद था वो बच्चा एक्टिंग करता है, मैंने उस बच्चे को सबसे पहले भेजा वहां पे, और 20 बच्चों में उसी का सिलेक्शन हुआ। जिस मूवी के लिए सिलेक्शन हुआ था वो मूवी तो नहीं कर पाया, लेकिन उसके बाद उसको दूसरी मूवी में चांस मिला। और उस बात को अभी 6 में 4 साल हुए उस बात को। उसकी बहुत सारी पिक्चरें आ गई है, गुजराती टीवी चैनल पे उसके सीरियल चलते हैं, और अभी पिछले महीने उसका जो सीरियल है उसका शूटिंग हमारे स्कूल के अंदर हुआ, क्योंकि वो स्कूल से रिलेटेड है। तो उसकी पूरी क्लास, उसी की क्लास के अंदर पूरा सीरियल का शूटिंग हुआ। तो मेरी पूरी क्लास के बच्चे उसके साथ सीरियल में शूटिंग की। तो वो एक जो मुझे स्टार्टिंग में टीचर ने कंप्लेन की थी कि ये तो सारा दिन डायलॉग बोलता है, हीरो बनता रहता है, मुझे पता था, तब मैं उसको डायरेक्ट कर पाई कि हाँ आप इस जगह के लिए सुटेबल हो। तो ऐसी क्वालिटीज हमको उसकी बच्चों की यदि पता हो, ढूंढ के हम निकाले तो उसको हम आगे काम में ले सकते हैं। तो हम इस तरह से बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट में बहुत सारा सहयोग दे सकते हैं। तो ये हमारा जो है पीटीएम की उपयोगिता है कि हमको यदि पता होगा बच्चों के बारे में तो हम उसके लिए ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। अभी जो हम पीटीएम करते हैं वो हम 2 तरह से करते हैं। एक होती है हमारी जनरल मीटिंग, जिसमें सारे पेरेंट्स एक साथ आते हैं। ठीक है, साल के लगभग शुरुआत में या साल में कम से कम 2 से 3 बार ऐसी 2 मीटिंग कम से कम हो सकती है, हर एग्जाम के पहले या साल के शुरुआत में, कि जहाँ सारे पेरेंट्स एक साथ मिलते हैं, हम जनरल बातें करते हैं, स्कूल के रेगुलेशन, एग्जाम के रेगुलेशन, जो भी है सब कुछ। ठीक है, और उसके अलावा होती है पर्सनल मीटिंग,
जहाँ पे पर्टिकुलर डे हम डिसाइड करते हैं और पेरेंट्स मिलने आते हैं। आपके स्कूल में कौन सी मीटिंग होती है, जनरल या पर्सनल? प्लीज चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। मैम एक बार फिर से रिपीट प्लीज। जी एक बार आप फिर से रिपीट कर सकते हैं? जी, आपके यहाँ जो पेरेंट्स मीटिंग होती है जी पर्सनल होती है रश्मि जी के यहाँ। रश्मि जी पर्सनल, ठीक है। जी, और और किन के विद्यालय में होती है मीटिंग, जर्नली होती है कि पर्सनल करते हैं, तो सामूहिक करते हैं कि व्यक्तिगत करते हैं? अनम्यूट करके ही बता सकते हैं आप लोग, या फिर चैट बॉक्स में ही बता दें। प्लीज आंसर करिए। जी, वीरांगना स्कूल में कैसी होती है, कोई बताएगा? इति जी चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपके जी, मंजू जी विद्यालय में कोई भी मीटिंग बोलिए। कैसी है। अनम्यूट करके कोई बता सकता है कि पेरेंट्स मीटिंग आप लोग सामूहिक करते हैं कि व्यक्तिगत करते हैं? अरे बोलिए, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप लोग? इति मैम। मैम जनरल भी होती है लेकिन पर्सनल भी होती है। ठीक है, मैं बताती हूँ। जो जनरल मीटिंग होती है उसमें जनरली क्या डिस्कशन होते हैं, जो आपके जनरल रूल्स और जनरल नॉलेज की बातें होती है, हम वो जनरली जो सबके लिए सेम है, ठीक है, यस मैम। जो सबके लिए हमको सेम बताना है वो जनरल मीटिंग में होता है। और पर्सनल मीटिंग में हम पर्टिकुलर स्टूडेंट, जो भी एक बच्चा है उसकी जो पर्सनल प्रॉब्लम है और उसकी जो पर्सनल यदि उपलब्धियां हैं तो उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अभी उसकी तैयारी के लिए हम क्या करेंगे, जब भी पीटीएम हम करते हैं तो दिन और टाइम इस तरह से रखिए कि पेरेंट्स को अनुकूल हो, या फिर ऐसा है तो आप उसको मतलब इतना टाइम दीजिए कि वो अपना शेड्यूल उसके साथ सेट कर सके, ठीक है। तो पीटीएम की जानकारी थोड़ा जल्दी पेरेंट्स को टाइम पे दे देना और उनके उसके बाद उनकी उपस्थिति तय करना। आप ये जरूर देखिए कि पेरेंट्स उसमें आने वाले हैं या नहीं, उनसे रिटर्न में या मैसेज में या किसी तरह से उनसे आप ले लीजिए कि वो कब आएंगे। ठीक है आलिया जी, पर्सनल करते हैं आप। उसके बाद जब भी आपकी मीटिंग होती है उसके पहले आपको जो जो मीटिंग में बात करना है, जैसे हमारे यहाँ जनरल मीटिंग होती है तो मैं पहली जो साल के पहले की मीटिंग होती है उसके अंदर मेरे स्कूल के जितने रूल्स रेगुलेशन है, बच्चों की छुट्टी लेने के, स्कूल के टाइम के, या एग्जामिनेशन के, वीकली टेस्ट के, फीस भरने के, जितने मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन है मैं सारे लाइन से लिख के रखती हूँ। मेरा एक तैयार है प्रोफार्मा कि इतनी चीजें मैं डिस्कस जरूर करती हूँ हर पहली जनरल मीटिंग में, तो वो सारी इंफॉर्मेशन की जितने नए पेरेंट्स हैं उनको पता चल जाए और जो पुराने हैं उनको एक बार रिवाइज हो जाए, तो ये सारी कंप्लीट करती हूँ एक बार। उसके अलावा पेरेंट्स को जब आप मीटिंग करते हैं, जनरल मीटिंग है या प्राइवेट मीटिंग है, तो एक बार उसका एजेंडा, मतलब आप किस बारे में बात करने वाले हैं, किस टॉपिक पे आप पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे, ये आप उनको मैसेज के साथ जरूर भेजिए कि हम जनरल मीटिंग है तो हम स्कूल के जनरल रूल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और उसके बाद पेरेंट्स का क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा। तो यदि पेरेंट्स के कोई क्वेश्चन है जनरल तो वो अपने रेडी करके आ सकते हैं। और यदि पर्सनल मीटिंग है और तो आप पर्सनल जो भी बच्चे का प्रॉब्लम है या कोई बच्चे की उपलब्धि है या बच्चा किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला है तो उसकी तैयारी है, जो भी आपका मतलब एजेंडा है वो पेरेंट्स को बता के रखिए ताकि वो उसकी तैयारी से आए। आपकी मीटिंग सक्सेसफुल होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। हमेशा जैसे पर्सनल मीटिंग जब भी आप करने वाले हो, मैं मेरे टीचरों को साल के शुरुआत में एक नोटबुक दे के रखती हूँ और जितने बच्चे हैं उससे डबल पेजेस उसके अंदर होते हैं और उनको बता के रखती हूँ कि हर एक पेज पे बच्चे का नाम लिख के 2 पेज उसके बाद खाली छोड़िए, फिर अगले बच्चे का नाम। तो साल भर में जहां पे भी टीचर को लगता है बच्चे के बारे में कुछ भी नोट करना है, अच्छी बात है या बुरी बात है, प्रॉब्लम जो भी पेरेंट्स से डिस्कस करना है,
टीचर वहां पे नोट करके रखते हैं। यदि बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, टीचर ने आज डायरी नोट दिया है, तो टीचर अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन कर लेगी कि इस डेट को इस सब्जेक्ट का होमवर्क नॉट डन। तो 3 वर्ड लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। लेकिन डेट और प्रॉब्लम यदि आपका लिखा होगा, तो जब महीने भर बाद भी आप यदि पेरेंट्स से डिस्कस कर रहे हैं, तो आपके पास लिखा हुआ सामने होता है। आप बता सकते हैं कि भाई ये पिछले महीने में 2 दिन मैथ्स का होमवर्क नहीं लाया, 3 दिन हिंदी का होमवर्क नहीं लाया। तो जब आप बात करेंगे, आपके पास प्रूफ होगा प्रॉपरली और आप उससे डिटेल में डिस्कस कर सकेंगे। तो पेरेंट्स के पास उसके बाद गुंजाइश नहीं रह जाती है उसको नकारने की या उसका मतलब प्रॉब्लम आपके ऊपर डालने की। तो डायरी का उपयोग मतलब जरूर करिए। बच्चों की डायरी में नोट डालने का भी उपयोग करिए यदि आपके बच्चे डायरी रखते हैं, और अपनी डायरी में भी नोट करना रखिए। तो ये आपके लिए, तो ऐसी आपकी जब भी आप मीटिंग करने वाले हैं, तो ये जो आपकी लिस्ट है, यदि बच्चे ने कोई बहुत अच्छा काम किया है, 25 से 25 नंबर ले आया, या क्लास में उसने कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया, तो आप उसको भी नोट डाउन करके रखिए उसी के पेज पे कि बच्चे ने ये अच्छा काम किया है। तो जब आप पेरेंट्स से मिलेंगे तब आप उनको बताना ना भूलें। तो ये एक आपकी लिस्ट रेडी होनी चाहिए, ठीक है। अभी हम बच्चों के बारे में जो जो बातें करने वाले पेरेंट्स, उनके प्रॉब्लम का लिस्ट। तो पहले मैं आप लोगों से डिटेल में प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगी। मोस्टली शायद आपके सारे प्रॉब्लम उसके अंदर आ जाएंगे। यदि इसके बाद आपका कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो मुझे वही बताइएगा, तो उसके बाद हम उस डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अभी बच्चों के जो प्रॉब्लम है, 2 होते हैं जैसे मैंने बताया। एक तो शैक्षणिक, दूसरा होता है व्यवहारिक। उस व्यवहारिक के अंदर भावात्मक होते हैं। बहुत सारे बच्चे आजकल जो हमारे न्यूक्लियर फैमिली हो गए हैं, पहले के जमाने में क्या होता था, आप आपके हमारे सबके भाई बहन होंगे, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं उनके मोस्टली सिंगल चाइल्ड होते हैं, भाई बहन कोई नहीं होते हैं। तो आधी तो प्रॉब्लम बच्चों की इसी वजह से होती है कि उनकी जो बातें हैं, क्योंकि पेरेंट्स उनके लिए बड़े पड़ जाते हैं, वो हर चीज उनसे डिस्कस नहीं कर सकते हैं, और उनके फ्रेंड्स इतने होते नहीं है कि जिनसे वो लोग खुल के डिस्कस कर सके। तो बहुत सारे इमोशनल प्रॉब्लम आजकल के बच्चों में देखने को मिलते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके उनके साथ हमको डील करना है टीचर्स को। तो अभी सबसे पहली प्रॉब्लम होती है सीखने की चुनौतियां। बच्चे जो मतलब हम सिखाते हैं उसको बच्चे एग्जैक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, वो पूरी तरह से वैसे सीख नहीं पाते हैं जैसा हम सिखा रहे हैं। जितना हमने दिया है उतना नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अभी हम उसको एग्जैक्टली नहीं बता सकते। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि वो बच्चा याद नहीं रहता था। मैथ्स में वो बच्चा बहुत अच्छा करता है, मैथ्स की टीचर को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट के टीचर को प्रॉब्लम है क्योंकि बच्चे को याद नहीं रहता है, इसलिए उसका परफॉर्मेंस खराब है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चे की जो अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरह की होती है। कुछ बौद्धिक होगी, कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं बच्चे के। बहुत बच्चा बीमार रहता है या बहुत कमजोर है वो, तो क्लास में ध्यान नहीं दे पाता। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं छोटी उम्र में, स्पेशली फर्स्ट सेकंड के बच्चे, कि जिनके उनके अपने मतलब जो नेचुरल डिजायर्स होती है उन पे कंट्रोल नहीं होता है ना। उनको जैसे टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह प्रॉपर नहीं मिली, या उनको फिजिकली कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि वो ज्यादा देर कंट्रोल नहीं कर सकते। मेरे पास बहुत सारे पेरेंट बोलने आते हैं मुझे कि भाई मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है कि वो अपना मतलब यूरिन कार्ड्स कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो जैसे उसको लगती है उसको जाने दीजिए, उसको दिन में 10 बार जाने की जरूरत पड़ती। जो बच्चा अभी हर 15 मिनट में यदि क्लास छोड़ के उसको वॉशरूम जाना पड़ता है, तो वो जो जाने आने के 2 मिनट में उसने क्लास में मिस किया है, उसका इफेक्ट उसके ओवरऑल डेवलपमेंट पे और उसके ओवरऑल रिजल्ट पे पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। तो इस तरह की बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स जुड़ी होती है जो हमको नहीं पता होती। तो ये सारी उसकी सीखने की चुनौतियां होती है। तो वहां आपको ढूंढना पड़ता है कि बच्चा एग्जैक्टली कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहा है। मेंटली उसका कोई प्रॉब्लम है, उसका कोई फिजिकली प्रॉब्लम है, या कोई इमोशनल प्रॉब्लम है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ। मैं एक बार क्लास में बता रही थी, उसमें कुछ था कि अपने छोटे भाई या बहन को आपको मतलब ये करवाना है। तो मैंने ऐसे ही बोला कि किसके छोटे भाई बहन है, हाथ ऊपर करिए। सबने किए, तो मैंने कहा ठीक है चलिए आप सब लोग ये करके आइए, कल मतलब ये काम करके आइएगा कि आपने कैसे हेल्प की, कल मुझे आके बताना। तो मैंने एक बच्चे को खड़ा किया, उसने हाथ ऊपर किया, मैंने कहा चलिए आप बोलिए और आप पढ़िए। उसने रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा बेटा ऐसी क्या बात हो गई, आप क्यों रो रहे हो, मुझे समझ नहीं आया। तो बोलता है मैम आपने मुझे काम दिया, मेरी छोटी बहन है मानता हूँ, लेकिन मेरी छोटी बहन बेड रिडन है, उसको कुछ तकलीफ है और वो ये नहीं कर सकती है।
मुझे इतना बुरा लगा, मुझे नहीं पता था। तो मतलब ऐसे इमोशनल प्रॉब्लम्स बच्चों के हो सकते हैं जो हमको पता ही नहीं है, और हम कभी उनको कुछ टास्क देते हैं या ऐसा कुछ करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं कि बच्चे जो नहीं कर पाते, उसके रीजन इस तरह के निकलते हैं। ठीक है। अभी एक प्रॉब्लम होता है बच्चों का टीचर्स के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेशन। कुछ बच्चे होते हैं कि जो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे मैंने बोला कि आजकल के बच्चे मतलब सिंगल चाइल्ड है, घर में अकेले रहने की आदत हो गई है, कोई चीज शेयर नहीं करना उनकी आदत है। ठीक है। एक बेंच पे यदि आप उनको 2 लोग को बिठा दो ना, तो वो बुक हटा के उसका मतलब आप जब पढ़ा रहे हैं तो उसका ध्यान कि इसकी किताब इधर आ गई, ये पोर्शन मेरा है, उसका कंपास उसने रख दिया, उसने बैग रख दिया। एक बेंच पे 2 बच्चे बैठ के भी उनको वो प्रॉब्लम, तो इस तरह के प्रॉब्लम भी आपको फेस होंगे क्लास के अंदर, जो पेरेंट को शायद पता ही नहीं होंगे। और कई बार ऐसा होता है बच्चे टीचर्स के साथ खुल नहीं पाते हैं। मतलब उनको टीचर की एक इमेज बन जाती है दिमाग में कि ये टीचर ऐसा करेंगे, तो वो पहले ही सोच लेते कि यदि मैंने इस टीचर को ऐसा बोला तो मुझे रिएक्शन ये मिलेगा, इसलिए मुझे बोलना ही नहीं है। एक बच्चे बना के रखते हैं कि ये बात टीचर से नहीं कर सकते, हम नहीं बोल सकते, ऐसा होगा। तो उसकी वजह से भी क्लास के अंदर उन बच्चों का बिहेवियर बहुत चेंज हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मुझे पता चलता है, मैं जब क्लास में एंटर करती हूँ तो मेरे पहले यदि कोई टीचर जो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर गई है, या कोई ऐसा पीरियड था कि बच्चों को मजा नहीं आया, डांट पड़ गई, तो पूरे क्लास का माहौल चेंज रहेगा। आप आप भी जब जाते हैं तो आपके पहले जो टीचर गई उसका इम्पैक्ट रहता है, तो बच्चों पे उसका असर होता है, आपकी क्लास में उनका बिहेवियर चेंज होगा उसकी वजह से। ठीक है। तो वो बच्चे जो नहीं मतलब कोप अप कर पाते हैं, कुछ बच्चे हैं तो जैसे हम गए तो वो अपना मूड बदल लेंगे, लेकिन सारे बच्चे ऐसे नहीं होते। तो यहाँ भी आपको इस वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। कई बच्चे होते हैं जो सामान्य परिस्थितियां होती तो भी उनका व्यवहार अनुचित होता है, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ और चीजें चलती है, पर्टिकुलर किसी एक चीज को लेके उनकी सोच अलग है, तो उस वक्त उनका बिहेवियर उस पर्टिकुलर चीज के लिए बहुत अलग रहेगा। तो उनका मतलब हमको लगता है कि हमने कोई नॉर्मल बात की, पर सामने उनका जो बिहेवियर वो एबनॉर्मल मिलता है। तो कई बार बहुत सारे बच्चे कैसे होते हैं कि जैसे आपने डांटा ना तो खुद को ही मारना। मैंने देखा है ऐसे काफी बच्चे, मतलब उनको खुद की गलती लगी है तो उसको एक्सेप्ट करके सुधारने की जगह वो खुद को पनिश करने लग जाते हैं, या उसका गुस्सा किसी आजू बाजू वाले पे निकालेंगे, उसको चिमटी फोड़ेंगे, मारेंगे। होता है आपके साथ, आपके शायद कहीं ना कहीं कोई ऐसा बच्चा तो जरूर मिलता होगा, है ना। इवन पेरेंट्स के साथ भी वो बच्चे इस तरह से बिहेव करते हैं कि यदि पेरेंट्स ने ना बोल दिया तो वही सिर पीटना चालू, पैर पटकना चालू, और जमीन पे लेट जाना। और इस तरह के बच्चे क्लास में भी बहुत सारा ऐसा बिहेवियर करते हैं, उनका देखने को मिलता है। या किसी आजू बाजू वाले को नुकसान पहुंचाएंगे, उसकी चीज फेंक दी। मेरे साथ यहाँ बहुत सारे मेरे वहां पे बच्चे आते हैं, क्यों आपने इसका तोड़ा या फेंका, तो बोले उसने ऐसा किया इसलिए मुझे गुस्सा है तो मैंने उसका तोड़ के फेंक दिया। मतलब कुछ भी, उसने इधर से बुक नहीं हटाई तो मैंने उसकी बुक फेंक दी, उसने ये नहीं रखा तो मैंने ये तोड़ दिया, बॉटल उठा के दीवार में मार दी, बॉटल के टुकड़े कर दिए। ये उनका बिहेवियर होता है, जो पेरेंट्स घर में वो बिहेवियर होगा ही नहीं, क्योंकि उनके अलावा घर में कोई है ही नहीं। तो पेरेंट्स इस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे कि मेरा बच्चा इस तरह से बिहेव करता है। तो ये थोड़े से ऐसे ऑड बिहेवियर आपको मिलेंगे। ठीक है। उसके अलावा फिजिकल कुछ उनके ऐसे लक्षण होते हैं जो मतलब अजीब होते हैं। जैसे कुछ अंगूठा चूसना, या बालों को घुमाना, या कॉलर मुंह में डालना। ये बहुत कॉमन ऐसे मतलब है। वो उनके कोई भी इमोशनल प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, बट ऐसे तो जो आपकी क्लास में डिस्टर्बिंग होते हैं जो उनके बिहेवियर, कंटिन्यूअस ऐसे पेन को टेबल पे ठक ठक बजाना, ऐ- ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आप क्लास में फेस करते होंगे। मंजू जी आप रिलेट कर पा रही है, शायद आपको याद आ रहे हैं ऐसे कुछ बच्चे जब मैं बोल रही हूँ तो, है ना। जी। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अक्सर बातें भूल जाते हैं, और अपनी पेंसिल भूल गए, नोटबुक भूल गए, कंपास कहीं रख के भूल गए। बहुत सारी भूलने की बीमारी उनकी सिर्फ पढ़ाई को लेके नहीं, पर हर चीज में उनकी देखने को मिलती है। या उनकी चीजें खो जाती है बार बार, मेरी पेंसिल अभी यहाँ थी चली गई। अभी आपको अपनी क्लास की पूरी पढ़ाई छोड़ के पहले उसकी पेंसिल ढूंढने पे ध्यान देना पड़ता है। तो आपकी उस 30-35 बच्चों के मतलब वो 1 मिनट यदि बिगड़ा है तो 35 मिनट बिगड़े, 35 बच्चों का टाइम बिगड़ा है। तो ये इस तरह की उनकी प्रॉब्लम्स होती है। उसके बाद ये होता है, कुछ बच्चे हर छोटी छोटी चीज में घबराना और रोना शुरू।
कुछ बोला भी नहीं है, कुछ कहा भी नहीं है, जस्ट आप उनको पूछो भी कुछ, आपने ये किया है, रोना शुरू, आपका खत्म हो गया लिखना, रोना शुरू। बहुत इमोशनल होते हैं, उनको हर चीज में डर लगता है। उसके अलावा स्कूल के जितने भी काम होते हैं, जैसे बोर्ड पे सपोज लिख दिया, तो वो कॉपी पूरा करना, तो क्लास में कम से कम 2-4 बच्चे ऐसे होंगे कि एंड तक उनका कॉपी नहीं होगा। मैम ने मिटा दिया बोर्ड पे इसलिए नहीं हुआ। भाई क्लास में 35 बच्चे थे, मैम ने मिटाया तो 35 का बाकी रहना चाहिए था। यदि क्लास में 2 का बाकी रहा तो वो 2 का प्रॉब्लम है, मैम का नहीं है। तो ये बात पेरेंट्स को समझानी पड़ेगी। तो ऐसे भी प्रॉब्लम आपको मिलते होंगे क्लास में, ठीक है। बहुत सारे ऐसे होते हैं, आप बहुत देर तक उनको एक जगह बिठा नहीं सकते हैं। 5 मिनट हुई नहीं कि वो बच्चा हिलना डुलना शुरू, कहीं और ध्यान शुरू, किसी और को डिस्टर्ब करना, बहुत सारा बहुत सारे उसके प्रॉब्लम होते हैं। ऑलवेज वो कंटिन्यूअस उनका कुछ ना कुछ हिलता रहेगा, सिर हिलेगा, हाथ हिलेगा, पैर हिलेगा, किसी चीज को मूव करेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा बातूनी कुछ होते हैं, कंटिन्यूअस क्लास में बिना किसी भी काम के, मैम मैं तो खाली इससे पेंसिल मांग रही थी, मैंने तो खाली यही पूछा, आप जब बोलो तो आपको ऐसे आंसर मिलेंगे, ठीक है। और हमेशा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जब 2 लोग बात कर रहे हो तो उसमें हमेशा उसको बीच में बोलना है, आप जब उससे पूछेंगे तो उसको आंसर नहीं देना है, लेकिन जब किसी और के साथ बात हो रही है तब उसको बीच में बोलना है, उसको तुरंत जो भी दिमाग में है उसको तुरंत बता देना है, ठीक है। अपनी मतलब बारी के लिए उनका इंतजार नहीं होता है। ये जो सारी प्रॉब्लम्स है, ये 3-4 तरह की बीमारियां होती है, एक्चुअली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है। मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। एक होता है ऑटिज्म। ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी है, मतलब ये एक सोशल प्रॉब्लम है, और ये तभी पता चलती है जब बच्चा 2.5-3 साल का या 4 साल का या 5 साल का होता है, और जब स्कूल में जाता है या घर से बाहर निकलता है, उसके बाद ही ऑटिज्म पता चलता है। ऑटिज्म में होता ये है कि जो भी मतलब ऑटिज्म जिसको भी है, वो पर्सन सोशली बिल्कुल भी किसी से मिलेगा जुलेगा नहीं, बातचीत नहीं करेगा, वो अपने आप को अलग रखेगा, और उसका बिहेवियर यदि कोई सामने आ गया तो उसका बिहेवियर एकदम बदल जाएगा। मेरे यहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड में एक बच्चा है, उसको ऑटिज्म है, मदर मानने को तैयार नहीं है, पहले एक्सेप्ट किया फिर बोलती नहीं है, फादर अभी उसका इलाज छुपा के कर रहे हैं, उसका इलाज मदर से भी छुपा के उसका इलाज चल रहा है, आप सोचिए। क्योंकि मदर एक्सेप्ट ही नहीं कर रही कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म है। क्यों? क्योंकि बच्चा घर पे बिल्कुल नॉर्मल है, वो 1 मिनट में सब कुछ लिखता है, सारे जवाब देता है, सब कुछ बोलता है, एकदम नॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन जैसे ही बच्चा स्कूल में आता है, मतलब ये हो गया था जब उसका एडमिशन हुआ आया, तीसरे दिन तक तो सारे स्कूल में हर टीचर को पता था कि ये बच्चा बोलता नहीं है। हम सबके दिमाग में यही था कि ये बच्चा 5 साल का हो गया लेकिन बोलना नहीं सीखा है, उसको बोलना नहीं आता है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने एडमिशन दिया, मुझे पता है, ऐसा तो कोई नहीं था। ऐसा कुछ होता तो पेरेंट्स शायद बता के जाते एडमिशन के टाइम, ऐसा कुछ तो है नहीं। उस बच्चे को कंटिन्यूअस मैंने भी ऑब्जर्व किया, हफ्ते 10 दिन 1 महीना हो गया, उसका कोई भी टीचर जाए मैं पूछूं, सिर्फ एक स्माइल दे के सिर हिला के बस खत्म, या तो हाँ में सिर हिलेगा या ना में सिर हिलेगा। पेरेंट्स को फिर मैंने एक दिन बुलाया अपनी ऑफिस में बिठाया, और उनके सामने मैंने बच्चे से बात की, तो बच्चे ने वही सेम बिहेवियर किया। पेरेंट्स बोलते कि इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है, मैंने कहा ये इसी तरह से बिहेव करता है, हमने आज तक इसकी आवाज ही नहीं सुनी, इसकी आवाज कैसी है क्लास टीचर को भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता। उसको वॉशरूम भी जाना है तो वो बाजू वाले को बोलेगा कि मैम से पूछो मुझे वॉशरूम जाना है, तो बच्चा बोलेगा मैम इसको वॉशरूम जाना है। मतलब इतना वो टीचर से बात ही नहीं करता, कोई भी टीचर उससे बात नहीं, उसके पास में 1 या 2 बच्चे बैठते थे, सिर्फ वो 2 लोगों से, उसके अलावा किसी से बात नहीं करना उसने। अभी ये प्रॉब्लम मतलब उसको, उसके जो सॉल्यूशंस हैं कि उसको इमोशनली थोड़ा सा समझाना पड़ता है, उसको घर में उसके फ्रेंड्स को बुलाना पड़ता है, बहुत सारे उसके प्रोसीजर चलते हैं, तब धीरे धीरे बच्चा उसके साथ होता है। और वो बच्चा घर में, टीचर मम्मी ने वीडियो बना के भेजा कि देखो मेरा बच्चा कैसे लिखता है, और मैंने मतलब मैं इवन एग्जाम चालू तब भी मैं जाती हूँ, उसको उंगली रख के बताओ कि ये आपको लिखना है, तो भी वो नहीं लिखेगा। उसका बिहेवियर बाहर ऐसा ही है, वो लिखता ही नहीं है। अभी हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि बच्चा यदि नहीं लिखेगा तो हम उसको मार्क्स नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ मुझे पेरेंट्स को बुला के बताना पड़ा कि ये बिहेवियर है आपके बच्चे का और ये प्रॉब्लम है। अभी मदर नहीं समझी, फादर समझे, मेरी फादर से डिस्कशन होती रहती है, और उसका इलाज धीरे धीरे चल रहा है। वो फादर उसको घुमाने के लिए ले जाते हैं और डॉक्टर से मिलाते हैं, और दवाइयां उसकी चल रही है, इस तरह से चल रहा है। तो
ऐसे बच्चे मतलब किसी के साथ भी जल्दी से रिलेशन नहीं जोड़ते हैं, खुलते नहीं है, बात नहीं कर सकते हैं और मेंटली बाहर स्लो रहते हैं। जब भी सोशल में रहेंगे तो उनका मेंटल ग्रोथ मतलब जो रिएक्शन आना चाहिए वो बहुत स्लो रहेगा। तो हो सकता है आपके वहां पे ऐसे बच्चे हो, आप यदि उनको ऑब्जर्व करें तो आपको पता चलेगा, यदि आप उनको घर में ऑब्जर्व करेंगे तो उनका बिहेवियर आपको समझ में आएगा। उसके बाद होता है बाइपोलर। बाइपोलर मतलब बच्चे दो बिल्कुल विपरीत तरीके के रिएक्शन मतलब उनका बिहेवियर आपको देखने को मिलता है। आप यदि उनको बाहर खेलने के लिए ले गए तो बच्चा बहुत खुश है, सबसे पहले दौड़ के आगे और सब चीज में अव्वल, लेकिन वही बच्चा क्लास में आने के बाद मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। तो एक मतलब बिल्कुल उत्तर दूसरा दक्षिण ऐसे बिहेवियर देखने को मिलेंगे। आपको मिलते हैं ऐसे? इज देयर एनीवन आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो बाइपोलर बिल्कुल दिखाता है? किसी की क्लास में ऐसा कोई है जिसके बिल्कुल अपोजिट बिहेवियर आपको देखने को मिलता है अलग अलग जगह पे? आपका नाम क्या है? आपने रेडमी के नाम से ज्वाइन किया है? ऐसे बच्चे जनरली आसपास देखने को मिल जाते हैं। तो यदि आपको ऐसा कुछ दिखता है तो पेरेंट्स से डिस्कस करिए कि वो किसी साइकेट्रिस्ट से या चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मिले, ठीक है? उसके अलावा कुछ बच्चे होते हैं जिनको एंग्जाइटी होती है, मतलब ऑलवेज वो टेंशन में, चिंता में, किसी चीज में रहते हैं, ठीक है? वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं हर जगह पे, हर बात में, हमेशा डरे हुए रहते हैं। यदि आपके आसपास कोई बच्चा ऐसा है कि जिसका ऑलवेज ये बिहेवियर होता है, हर छोटी बात में डरना, हर चीज पे अजीब से रिएक्ट करना, डर के रहना, बिल्कुल खुलना नहीं, शुरुआत में होता है, लेकिन हार्डली 15 दिन, 20 दिन, महीना भर सारे बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं। यदि कोई स्पेशली आपको ऐसा बच्चा दिखता है तो प्लीज आप उसके डीप में जाइएगा, पेरेंट्स से मिलिएगा, क्योंकि वो बच्चे एंजाइटी के शिकार होते हैं और यदि एंजाइटी को टाइम पे नहीं किया तो वो आगे डिप्रेशन में चले जाते हैं और ये आजकल बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। उसके अलावा है एक एडीएचडी, ये मोस्टली बच्चों में देखने को मिलता है। एडीएचडी का फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी, मतलब ध्यान नहीं दे पाते हैं लेकिन उनके अंदर इतनी सारी एनर्जी है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बच्चे एक जगह बैठ नहीं सकते, एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं, बार बार हाथ हिलाना, पैर हिलाना, बीच में बोलना, ये जो सारे थे वो एडीएचडी के सिम्टम है। मतलब वो बच्चे उससे बीमारी से ग्रसित है और आजकल के बहुत सारे बच्चे उससे ग्रसित है, क्योंकि उनको बिल्कुल भी मतलब जिसको बोलते हैं ना शांति, ऐसा कुछ एक सेकंड के लिए भी, क्योंकि इसका रीजन मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। बेसिकली वो लोग अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं। अभी इसके रीजन में ऐसा होता है, मतलब कि या तो अनुवांशिक होता है, उनके फैमिली में किसी को कभी रहा हो। कई बार ऐसा होता है कि नियर बाय फैमिली में पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि कोई ऐसा था। आप दादी वादी से पूछो तो पता चलेगा कि हाँ एक चाचा जी ऐसे थे या एक ऐसे कोई थे, मतलब वो किसी और के बारे में बताएंगे शायद 4-5 पीढ़ी के पहले, तो उनको पता ही नहीं होता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम सच में पहले थी जो अब आ रही है। या आ, हमारे ब्रेन में एक डोपामाइन करके एक केमिकल रिलीज होता है, उसकी वजह से भी ऐसा होता है। जब वो बहुत ज्यादा रिलीज होने लगता है तो वो इस तरह से, या बहुत कम रिलीज हो तो भी, जब जो कुछ एक केमिकल्स जो होते हैं जो हमारे मूड स्विंग को कंट्रोल करते हैं, वो जब कम ज्यादा होते हैं तो भी बच्चों में इस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं। या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यदि मदर को प्रॉपर मेडिकेशन नहीं मिला, दवाइयां नहीं मिली, उसको जो पोषण चाहिए था वो नहीं मिला, उसकी वजह से जो बच्चे का मतलब ग्रोथ होना चाहिए था वो नहीं हुआ और कोई मेंटल मतलब डिफेक्ट उसमें रह गया, या मदर ने कोई ऐसी चीजें कुछ खाई है जो उनको नहीं खानी चाहिए थी, तो जिसका इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर आया है। दोनों चीजें हो सकती है। हमारे यहाँ बहुत देखते हैं कि जब मतलब प्रेग्नेंट लड़की होती है तो उसको मतलब लेडी को बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं। उसके पीछे रीजन ये होता है क्योंकि उनका कुछ चीजें खाना और कुछ चीजें ना खाना बच्चों के फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ दोनों के ऊपर बहुत गहरा असर डालता है। तो एडीएचडी का एक कारण ये भी हो सकता है। जैसे मम्मी ने बहुत ज्यादा, आजकल के तो देखो मतलब इवन प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं
वो जो भी बाहर का पास्ता खाने की इच्छा हुई है, पिज्जा खाना है, ये खाना है, बट उन चीजों के अंदर जो सॉल्ट की मात्रा होती है, नमक जो होता है और जो तेल की मात्रा होती है, और प्लस उसके साथ उसमें कुछ केमिकल्स जो मतलब वो लोग ऊपर से सारे डालते हैं उसके लिए, वो चीजें बच्चे की हेल्थ पे इफेक्ट करती है, उसकी मेंटल हेल्थ पे ज्यादा इफेक्ट करती है। वो तो नॉर्मली भी वो चीजें हम खाते हैं तो हमारे मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो तो बच्चा यदि जो बन रहा है अभी उसके ऊपर तो कितना फर्क आएगा। उसके अलावा यदि बच्चे को कभी कहीं सिर में चोट आई हो, बहुत बार ऐसा होता है कि बचपन की कोई चोट होती है, वो उस वक्त तो पता नहीं चलती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट काफी सालों बाद, क्योंकि वो पर्टिकुलर दिमाग के किसी ऐसे पोर्शन पे लगी है कि जिसका डेवलपमेंट ही 10 साल 12 साल के बाद होता है। बच्चे जैसे ग्रो करते हैं 18 साल में, जब तक वो पूरा उनका ग्रोथ होता है और पर्टिकुलर उस एरिया को बच्चा यूज करना शुरू करता है, तब पता चलता है कि उस एरिया में तो पहले से प्रॉब्लम थी। वो जो बड़े सालों पुरानी जो चोट होती है उसका इम्पैक्ट काफी सालों बाद दिखाई देता है। तो हो सकता है कि ऐसे किसी चोट की वजह से भी बच्चे के अंदर इस तरह के जो उनके बिहेवियर के प्रॉब्लम रहते हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक सारी प्रॉब्लम डिस्कस की। ठीक है, अभी इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो शिक्षा शिक्षा जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मेरे क्लास में एक बच्ची थी, नर्सरी में उसको पढ़ाती थी, उसका बिहेवियर बहुत ऑड था, ब्रेन उसका बहुत अच्छा था, उसको आपने एक चीज बोली है, मतलब उसको डायरेक्टली नहीं भी बोला लेकिन बात हमने किसी और से भी किया, कोई भी बात किए, उसके कान में जितनी बात पड़ी उसको सब याद रहता था और एज इट इज वो बोल सकती थी। वो चाहे आप किसी भी भाषा में बोले हो, कोई भी शब्द बोले हो, उसको पता होता था, वो एज इट इज। पोयम आज आपने पहली बार एक बार गा के सुनाई, नर्सरी का बच्चा कम से कम 10-12 बार सुनानी पड़ती, तब उसको 2-2 लाइन याद होती है। उसको एक बार में आपने बोला है, वो पूरी पोयम एक बार में याद। लेकिन आप उसको पेंसिल पकड़ने को बोल दो तो वो उसको जैसे रोना आ जाता था, वो पेंसिल तक होल्ड नहीं कर पाती थी, उसको खिलौना दे दिया तो वो उसको पकड़ नहीं सकती थी। तो बहुत दिन उसको ऑब्जर्व करने के बाद मुझे समझ में आया कि उसको फिजिकली वो चैलेंज है, लेकिन क्योंकि नर्सरी में थी, 3 साल 3.5 साल की थी, घर में बच्चा 3-3.5 साल का होता है तो कुछ भी उसको प्रॉब्लम है नहीं आता है, तो हम लोग पेरेंट्स क्या करते हैं, चल ना मैं कर दूं, चलो ये उसको हेल्प कर देते हैं। ये एक प्रॉब्लम होती है। पेरेंट्स को हमको बताना चाहिए कि बच्चे को जितना वो कर सकता है उतना उसको खुद करने दिया जाए, क्योंकि वो प्रॉब्लम पेरेंट्स को नहीं समझ में आएगी, क्योंकि हर चीज वो उनके लिए कर देते हैं। जब बच्चा स्कूल में आता है और बाकी बच्चे के साथ हम उसको कंपेयर करते हैं कि बाकी सारे बच्चे तो ये चीज कर सकते हैं लेकिन ये बच्चा नहीं कर सकता, इसीलिए बोला जाता है पेरेंट्स को कि बच्चों को बाहर लेके जाइए, गार्डन में घुमाइए, ताकि उसकी उम्र के बच्चे जब आप देखते हैं तो पेरेंट्स को नजर में आएंगे, तब पता चलेगा कि उसका बच्चा तो इस इतना लंबा चढ़ गया लेकिन मेरा बच्चा तो चढ़ ही नहीं सकता है, तब उनको पता चलता है। हम एडवर्टाइज में भी देखते हैं, लेकिन ये जरूरी भी है पेरेंट्स को पता चले कि उनका बच्चा कहाँ कमजोर है, कहाँ उसको कमी महसूस होती है। तो मैंने उस पेरेंट को बुलाया, उनके सामने बच्चे से सारी चीजें करवाई और उनको बताया। मुझे 2 घंटे लगे पेरेंट्स को समझाने में कि आपकी बच्ची को फिजिकली थोड़ी कुछ चैलेंज है और वो काफी चीजें जो है वो अपने आप नहीं कर सकती है। उसको लिखना, पेंसिल पकड़ना उसके लिए प्रॉब्लम था, क्योंकि फिंगर उसके कंट्रोल में नहीं थी, हाथ उसके कंट्रोल में नहीं थे। वो चलती थी तो कभी इधर कभी उधर, लाइन में सीधे बच्चे एक के पीछे एक चलते हैं ना, वो किसी के पीछे डायरेक्ट नहीं चल सकती थी, उसको किसी को पकड़ के ले जाना पड़ता था। तो वो प्रॉब्लम हमको देख के टीचर को समझ में आएगा, पेरेंट्स को नहीं समझ में आता, क्योंकि घर में वो कहीं भी चल रही, वो ये नहीं सोचेंगे कि बच्चे को लाइन में चलना है। तो वहां उनको मैंने समझाया, उसके बाद वो उसको सच में डॉक्टर के पास लेके गए और 2 साल तक उसको स्पेशल स्कूल में रखना पड़ा, जहाँ पे सिर्फ एक टीचर सिर्फ उसके अकेले के लिए थे और उसको सारी चीजें सिखाते थे। तो ऐसे बहुत सारे, तो पहले हमको शिक्षा देनी पड़ेगी पेरेंट्स को कि कहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, बच्चों को सहारा देना पड़ेगा और हमको क्रिएटिव होना पड़ेगा। यदि आपको पता है कि कोई बच्चा ऐसा है तो आपको क्लास में क्रिएटिव होना पड़ेगा कि वो बच्चा भी उसमें इंक्लूड हो जाए, उसकी प्रॉब्लम आपको पता है तो उसके हिसाब से वो उसमें इंक्लूड हो, ऐसे कुछ करिए। ठीक है, उसके बाद बच्चे को हर चीज के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। हम कई बार ऐसे सोचते हैं कि हमने ये पढ़ा दिया, हमने टेस्ट लिया, सबको आ जाना चाहिए, ये लेसन तो मैंने पिछले महीने कराया था, आपको क्यों नहीं आया? नहीं, कई बच्चों को हो सकता है प्रॉब्लम हो, नहीं कर पा रहे, हमको उनको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा कि आपको जब आइडेंटिफाई आप कर लेते हैं एज अ टीचर, तो आप उसको
बताइए कि ये चीज आपको करना है। हर रोज उसको एक थोड़ा सा 5 मिनट अलग लेके उसको अलग होमवर्क दे दीजिए और कोशिश करिए कि वो क्लास के साथ आ जाए। हो सकता है वो सब एक साथ नहीं कर सकता, आज हमने दिया कि भाई आप आज 5 क्वेश्चन आंसर करने हैं, वो बच्चा नहीं करता, आप उसको 2 दीजिए, उसको बोलिए आपको आज 2 करना है, आपको 2 कल करना है। थोड़ा सा आप अपनी टाइप से उसको टाइम दीजिए, या आप उसका एक टाइम टेबल बना दीजिए। जैसे आप उसको बताइए, वो बच्चा खेलने में ज्यादा रहता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, क्योंकि उसको घर पे कोई खेलने वाला नहीं मिलता है। ऐसे मैंने बच्चे देखे हैं बहुत सारे, वो मैडम हमको फ्रेंड्स स्कूल में ही मिलते हैं, अभी हम आप हमको स्कूल में भी बात नहीं करने दोगे उनसे तो हम क्या करेंगे। बच्चा अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि उसको घर पे दूसरा कोई फ्रेंड मिलता ही नहीं है, उसके आसपास कोई है ही नहीं, इकलौता है। तो आपको बच्चों को थोड़ा सा कुछ ऐसे पीरियड, उनको रिसेस कुछ ऐसे टाइम देने पड़ेंगे। आप उनको बताइए कि आपका बात करने का टाइम ये है, आपका पढ़ाई का टाइम ये है। अपनी क्लास के अंदर उसको बोलिए आप ये खत्म कर लीजिए, फिर 5 मिनट आप दोनों के, अब हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। थोड़ा सा क्रिएटिव आपको भी होना पड़ेगा, उनको टाइम देना पड़ेगा। उनको घर पे क्या करना है उसका एक टाइम टेबल बना दीजिए कि आपको घर पे ये करना है, ये इस टाइम पे, ये इस टाइम पे, ये इस तरह से। मंडे को आपको इंग्लिश पढ़ना है, ट्यूसडे को मैथ्स पढ़ना है। आपको जहां जैसे लगता है बच्चे को एक रफली टाइम टेबल बना के दीजिए, और आप देखिए वो एग्जैक्टली फॉलो करेगा। यदि आपने उसको पर्सनल ध्यान दिया है तो वो उसको करेगा फॉलो। बच्चे की यदि एक कमजोरी है ना, भगवान सबको यदि एक कमजोरी देता है तो उसके सामने एक क्वालिटी जरूर देता है। यदि आपको उसकी कमजोरी पता चल गई है तो आप उसकी क्वालिटी को भी फाइंड आउट करिए। तो आप उसकी क्वालिटी को उसकी कमजोरी को छुपाने के लिए यूज कर सकते हैं, या उससे बाहर निकलने के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो आप ढूंढिए कि पेरेंट्स से मिलिए तो पता चलेगा कि ऐसी कौन सी चीजें जो बहुत अच्छा कर सकता है, और उससे रिलेट करके आप यदि अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको क्रिएटिव होके ढूंढने पड़ेंगे तरीके। जब भी कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ जरूर करिए। जैसे मैंने बताया कि वो लड़का मैथ्स में अच्छा था, टीचर क्लास में उसको बोर्ड पे बुला के मैथ्स के सम करवाती थी। बाकी सब्जेक्ट में वो नहीं कर सकता, लेकिन मैथ्स यदि कर सकता है तो मैथ्स की टीचर को मैंने बोला था कि आप उसको चांस दीजिए, तो बोर्ड पे आके सम करके गया तो उसको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस शायद उसको बाकी सारे सब्जेक्ट में भी हेल्प करेगा कि हाँ वो कर सकता है। तो जहां भी पॉसिबल हो उसको अप्रिशिएट करना, प्रशंसा करना, उसको कुछ इनाम देना, स्टार दे दिया, क्लास का मॉनिटर बना दिया 2 दिन के लिए, जो उसके लिए अच्छा है ऐसा जरूर करिए। ठीक है। अ, आपको यदि ऐसा लगता है कि बच्चा अपना आपा खो रहा है, कंट्रोल में नहीं है, बहुत बाहर जा रहा है, तो उसको कुछ अलग चीज दे दीजिए, कुछ अलग जिम्मेदारी दे दीजिए, ताकि वो अपना दिमाग उस तरफ लगा दे, उस तरफ बिजी हो जाए। और आपका जो काम है, मतलब एक बार उसको कॉन्फिडेंस आ जाए उसके बाद उसको लाइन पर लेकर आइए। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, ये जो सारी हमारी क्लास की हमने प्रॉब्लम डिस्कस की, तो ये उसके कुछ सोल्यूशन मैंने बताए। अभी सारे सोल्यूशन हमारे पास पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चा बहुत सारा टाइम घर पर निकालता है। तो अभी उसके जो घर के सोल्यूशन है, पेरेंट्स से आप मिलिए, पेरेंट्स को बताइए कि बच्चे का ये प्रॉब्लम है, उसके सॉल्यूशन क्या होंगे। प्रॉब्लम आपको समझ में आई है, पेरेंट्स से डिस्कस करिए, उसकी क्वालिटीज आपको पता चलती है, उसकी कमजोरियां पता चलती है। उसके बाद पेरेंट्स को आप मतलब एक कंप्लीट बना के दीजिए कि बच्चे को ये इस तरह से फॉलो करना है, कैसे करवाना है। तो पेरेंट्स का कितना उसमें रोल रहेगा वो पेरेंट को आप बताइए कि आपका इतना रोल है, आपको ये करना है, और स्कूल का इतना रोल रहेगा, स्कूल इतना करेगा। अभी रश्मि जैसे आप बता रहे थे कि वो पेरेंट्स हम पे डाल देते हैं कि सब कुछ आपको करना है, तो वहां आपको बताना है कि स्कूल का काम इतना है कि हमको समझाना है, इतना हमको लिखवाना है, 2 सम हमने करवाए, उसके बाद बाकी के 2 सम यदि होमवर्क में दिए तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो करके आए। आप उनको यदि नहीं करते हैं, वो बोलते हैं कि आपकी जिम्मेदारी, तो उनको बताइए कि ठीक है हमने क्लास में दे दिया, 35 बच्चे हैं, बाकी 34 बच्चे ये चीज करके ला रहे हैं, और आपका बच्चा क्योंकि आप नहीं करवा रहे इसलिए पीछे है। आप पेरेंट्स जब बोलते हैं, आपसे आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो आप उनको रीजन दीजिए। ठीक है। तो यहाँ आप इस तरह से उनको हैंडल कर सकते हैं पेरेंट्स को, जब वो आपके ऊपर क्योंकि बाकी कर रहे हैं और आपका बच्चा नहीं कर रहा है, तो प्रॉब्लम आपके बच्चे का, और घर से सपोर्ट उसको नहीं मिल रहा है, आप उनको बताइए। ठीक है। पेरेंट्स को बताइए, जैसे मैंने बताया ऑटिज्म के प्रॉब्लम वाला बच्चा है, तो उसका सोल्यूशन है कि बाहर से उसके दोस्त उसके घर में जाए, या उस माहौल में जाए जहाँ पे बच्चा कंफर्टेबल है।
जिस माहौल में बच्चा कंफर्टेबल है वहां यदि उसके फ्रेंड्स आएंगे और वो फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा खुलेगा, और उसी फ्रेंड्स के साथ यदि वो स्कूल में है तो वो शायद स्कूल में थोड़ा सा खुलना शुरू होगा। तो कड़ी जोड़नी पड़ेगी इस तरह से। पॉसिबल नहीं होता है हमारे लिए कि टीचर विजिट करे घर पे ताकि बच्चे को थोड़ा सा फ्री लगे। यदि पॉसिबल है टीचर की विजिट तो पॉसिबल करिए, अदरवाइज मतलब बच्चे के फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स को बताइए कि उससे मिलने जुलने वाले जो है उसको बढ़ाइए, उसको टाइम दीजिए। और जब उससे दूसरे दोस्त मिलते हैं तब आप पेरेंट्स उससे अलग रहिए। बच्चे को दोस्त के साथ खेल रहा है तो उसको छोड़ दीजिए अकेला, उसको अपने आप उसके साथ डील करने दीजिए। आधा घंटा घंटा उनको अपने आप लड़ते हैं, झगड़ते हैं, खेलते हैं, प्यार से मिलते हैं, जो करते हैं उनको उनके ऊपर छोड़िए। ये चीज पेरेंट्स नहीं समझते हैं। पेरेंट्स को लगता है जरा झगड़ा हुआ तुरंत छुड़ाने दौड़ जाएंगे। वो बच्चे हैं, 2 मिनट बाद आपस में फिर से मिल जाने वाले हैं। वो अपने आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उनको प्रॉब्लम सॉल्व खुद करना सिखाना है, इसीलिए उनको छोड़ा। तो ये चीज आपको पेरेंट्स को सिखानी पड़ेगी ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए, ठीक है। उसके बाद एक और चीज है, बच्चे की नींद पूरी होनी चाहिए। जितना बच्चे का ग्रोथ होता है बॉडी का वो सारा उसका सोने के टाइम पे होता है। वैसे हमारा जो बॉडी होता है, हम भी सो के उठते हैं तो फ्रेश फील करते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारा जो सिस्टम है वो इस तरह का है कि जितना बॉडी के अंदर हमारा जो रिपेयरिंग का काम काज चलता है वो हम सोते हैं तब होता है ना। आप यदि आपको कोई घाव लग गया है, कुछ लग गया है, आप रात को लगा के कुछ सो जाइए और सुबह उठेंगे तो आपका वो घाव ठीक हो गया होगा, क्योंकि बॉडी का ये काम है। बाकी सारी इंद्रियां सारा दिन काम करती है तो सारा खून उस तरफ दौड़ता है, सारा ध्यान उस तरफ होता है। लेकिन जब हम सो जाते हैं तब बॉडी रिपेयरिंग का काम करता है खुद के लिए। तो बच्चों की जब नींद पूरी होगी तो जितने उनके फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं या उनके मेंटल प्रॉब्लम्स है उसका मतलब सॉल्यूशन जो है वो उसमें निकलेगा। जितने बच्चों को आधी नींद से, कच्ची नींद से उठाया जाता है, उनमें चिड़चिड़ापन, भूलने की प्रॉब्लम, ये सारे उसके कारण मतलब ये सारे प्रॉब्लम जो होते हैं, एडजस्ट नहीं कर पाना, क्योंकि वो बच्चा कच्ची नींद से उठा है, उसका जो ब्रेन है प्रॉपरली। इवन हम लोग भी जब उठते हैं ऐसा बोलते हैं कि उठ के तुरंत ब्रश नहीं करना चाहिए, आंख खुली वैसे नहीं, क्योंकि हमारे उठने के कम से कम 5 मिनट तक हमारे दांत सोते रहते हैं, वो स्लीपिंग मोड में होते हैं। हम जैसे उठ के बैठते हैं और मतलब आपने सुना होगा बहुत सारे उस पे जो मतलब डॉक्टर्स वगैरह या होते हैं वो सलाह देते हैं कि बिस्तर में से उठने का थोड़ी देर बैठे रहिए वहीं पे। वो लोग ऐसे जो संत होते हैं वो सलाह देते हैं कि आप भगवान का नाम लो, ये मंत्र बोलो, वो मंत्र बोलो, फिर बिस्तर से खड़े हो। डॉक्टर्स ये बताते हैं कि आपको इस करवट लेना, उस करवट लेना, फिर खड़े होना। एक्चुअली रीजन ये होता है उसके पीछे कि हमारा बॉडी जो होता है, हर एक पार्ट, जब हम आंख खोलते हैं आंख खुल जाती है, लेकिन बॉडी का हर पार्ट, इवन ब्रेन, तुरंत जागता नहीं है। वो नींद से जागते हर एक पोर्शन को अलग अलग टाइम लगता है, कुछ 30 सेकेंड लेता है, कुछ 1 मिनट लेता है, कुछ 2 मिनट लेता है, तो मैक्सिमम 5 मिनट लगता है पूरे बॉडी को अवेक होने के लिए, जागने के लिए। तो जो बच्चे इस तरह से उठाया सीधा है, उसको स्कूल का टाइम हो रहा है, खड़ा किया, मम्मी ने बाथरूम में खड़ा किया, उसके मुंह में ब्रश डाल दिया और बच्चा स्कूल आ गया, तो वो जो बॉडी उसका होता है वो पूरा खुद को एडजस्ट ही नहीं कर पाता है, ब्रेन है उसको एडजस्ट ही नहीं कर पाता है। और ऐसी कंडीशन में यदि बच्चा स्कूल में आया तो वो कुछ नहीं पढ़ने वाला है। और कंटिन्यूशन में जब ये चीज होती है, हर रोज वो बच्चे को लेट उठने की आदत है, स्कूल के टाइम पे उठने की आदत है और इस तरह से आने की, तो उसके टोटल डेवलपमेंट पे उसका असर जरूर दिखेगा। तो पेरेंट्स को समझाइए कि बच्चे को सो के उठने के बाद उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, उसको थोड़ा सा प्यार से बात करिए। वो जब थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है उसके बाद उसको बाकी सारी चीजों में लगाइए और स्कूल में, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा बच्चों के बिहेवियर में डेफिनेटली। और जब बच्चे सोने जाते हैं उस वक्त उनका जो माहौल है, मतलब वो टीवी देख के तुरंत सोने जा रहे हैं या मोबाइल पे कुछ देख के तुरंत सोने जा रहे हैं, नहीं। बच्चा जब सोने जा रहा है उसके आधे घंटे पहले से उसकी ब्रेन की एक्टिविटीज शांत हो जानी चाहिए। बच्चे में मतलब जैसे बहुत ज्यादा कूदना, उछलना, ये चीजें, हमारी जो दादी नानी वाला जो सिस्टम था कि जब बच्चे सोने जाते तो उससे पहले लोरी सुनाना, कहानियां सुनाना, बैठ के बातें करना, फिजिकल एक्टिविटी बंद कर देते थे। उसका ये रीजन है क्योंकि यदि ब्रेन को सोने के टाइम पे यदि आराम नहीं मिला है, मतलब वो शांत नहीं हुआ है और जैसे मस्ती में और इसमें ब्रेन मतलब तुरंत बच्चा सो गया, तो उसके जो ब्रेन का जो चल रहा है उसमें जो भी मतलब इलेक्ट्रॉन्स चलते रहते हैं उसकी, तो वो उसकी सोच पर, उसके सपनों पर असर डालेंगे।
और उसकी वजह से उसकी नींद अधूरी रहेगी। तो सोने से पहले, तो ये जो प्रॉब्लम आपकी क्लास में जो हाइपर एक्टिविटी वाले हैं बच्चे, जिनका ध्यान एक जगह नहीं लगता है, बहुत मतलब बिहेव ऐसे करते हैं, उनके पेरेंट्स से मिलिए, डिस्कस करिए, उसके सोने जागने के, उसके रूटीन बच्चे के पता लगाइए, और जहां आपको लगता है कि ये चीज गलत है उसको कैसे करेक्ट करना वो उनको समझाइए। जब इसमें फर्क आएगा तो डेफिनेटली आपको बच्चे के बिहेवियर में फर्क दिखेगा। अभी ये सारी मैंने डिस्कस की बातें कि हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और उसके क्या क्या सोल्यूशन है। आई होप आपकी जितनी प्रॉब्लम्स थी मैंने डिस्कस कर ली और जितने पॉसिबल सोल्यूशन है बता दिए। इसके अलावा आपके दिमाग में कोई और बात आ रही है, प्लीज आप लोग अपने वीडियोस भी ऑन करिए ताकि मुझे समझ में आए। मुझे आपके फेस देख के पता चलता है कि आप क्या सोच रहे हैं, आप ऑन रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अभी इसके अलावा कोई आपको ऐसा लगता है कि कोई और प्रॉब्लम है जिसको आप फेस कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिला? इज देयर एनीथिंग? प्लीज। नहीं है तो नो लिखिए प्लीज, है तो लिखिए, नहीं है तो नो लिखिए। प्लीज सब लोग रिएक्ट करिए। आप माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं। नो प्लीज आप मैम, लोग नहीं मोस्टली बोले। आपने बता दिए हैं। जी मोस्टली रीजन आपने बता दिए हैं, इसलिए मैम मुझे ऐसा कोई याद नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब आपके जितने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिल गए। हाँ, यस मैम, आपने ऑलमोस्ट सभी बता दिए। ठीक है, ठीक है, मंजू जी का जवाब आ गया, शिल्पी जी का जवाब आ गया, बाकी लोग? प्लीज सभी लोग बताइए। आशा जी, इति जी, दीपिका जी, रुचि जी, आलिया जी, प्लीज। रश्मि जी नो, ओके। इति जी नो, मतलब मैं बहुत अच्छी ऑब्जर्वर हूँ, मैंने जितने ऑब्जर्व किए मैंने कोशिश की सारे लेने की और मैं ले पाई। ठीक है मैं अपने आप को शाबाशी यस दूंगी इस मैम। बात के लिए ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे थे पेरेंट्स टीचर मीटिंग की। ठीक है, हमने बात किया कि पहले तैयारी में क्या करेंगे, बच्चों की परेशानियां क्या है, उसके सॉल्यूशन क्या है, हमने डिस्कस कर लिया। अभी जब हम मीटिंग कर रहे हैं उस वक्त क्या होगा, तो जब मीटिंग हम करते हैं तब कोशिश ये करिए कि आपका जो वातावरण है वो आपके पेरेंट्स के साथ सौहार्दपूर्ण हो, मतलब कोई आपका उनके साथ में डिस्कशन हॉट ना हो जाए। थैंक यू ऋषि जी। ठीक है, जब भी पेरेंट्स से मिलते हैं तो जैसे मैंने बताया कि आपकी लिस्ट रेडी होना चाहिए, तो जितने सकारात्मक पॉइंट है उस बच्चे के सबसे पहले पेरेंट्स से वो डिस्कस करिए। जब आप किसी के साथ बातचीत करते हैं और पहले पॉजिटिव पॉइंट डिस्कस करते हैं तो सामने वाले का दिमाग पॉजिटिव वे में जाता है। उसके बाद आप यदि नेगेटिव भी बोलेंगे तो वो क्योंकि पॉजिटिव हो गया उसका दिमाग तो वो उसको पॉजिटिवली लेंगे। यदि आप शुरुआत से जाते से आपका बच्चा तो कुछ करता ही नहीं है तो उनका पारा ऊपर चला जाएगा और वो फिर उसी तरह से बिहेव करेंगे। ठीक है, बच्चों ने कितनी प्रगति की है, क्या चेंजेस आपको उसमें आए हैं, उसके बारे में डिस्कस करिए। क्योंकि हम क्लास के अंदर बच्चा जब पहले आता है शुरुआत में और 2 महीने 3 महीने बाद उसके बिहेवियर में आपको धीरे धीरे चेंजेस टीचर की नोटिस में जरूर आते हैं। तो आप वो चेंजेस जो है वो पेरेंट्स के साथ डिस्कस करिए कि हाँ भाई वो पहले लिखने में टाइम लगता था अब टाइम पे खत्म करता है, पहले आंसर नहीं करता था अब आंसर देता है, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जब आप मीटिंग करते हैं दूसरे सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं उनको साथ में रखिए ताकि सारे सब्जेक्ट के टीचर उस पेरेंट्स से डिस्कशन कर सकें। पेरेंट्स से क्वेश्चन पूछिए और उसके बाद थोड़ा सा टाइम दीजिए, उनके आंसर को ध्यान से सुनिए। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स सारी चीज पहली बार में क्लियरली नहीं बोल पाएंगे। अभी मेरे पास एक बच्चा है, वो मोस्टली क्लास में सो जाता है, उसको प्रॉब्लम है। उसका थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इश्यूज भी थे, सारा चला, उसमें प्रॉब्लम ये हुई मदर जो थी उनके मतलब फादर की डेथ हो गई तो मदर ने दूसरी शादी की।
मदर शादी करके जहाँ चली गई, दूसरे मतलब सिटी में रहने चली गई, तो बच्चे को अपने साथ ले गई। अभी बच्चा इस ट्रोमा में पहले तो फादर खो दिए, उसके बाद साल 1.5 साल हुआ, मम्मी ने दूसरी शादी कर ली, बच्चा बहुत छोटा था, तो नई जगह पे अपना घर छोड़ के उसको दूसरे में जाना है, जिस मतलब बचपन से जो उसने घर देखा 8-10 साल तक, जिसको अपना समझा, अब वो छोड़ के मदर के साथ कहीं और गया, तो वो मदर के साथ आया हुआ है, तो वहां पे इसको जो भी नो डाउट सब प्यार से बुलाते हैं, लेकिन एडजस्ट करने में उसको प्रॉब्लम होता है। अभी जब वो बच्चा मतलब मदर वैसे भी वर्किंग थी, तो वो छोटा भी था, तो मदर ने उसको इतना टाइम नहीं दिया जितना घर वालों ने दिया था। फादर की डेथ के बाद शायद मदर अपने पियर चली गई थी, तो उसकी मामी ने उसको बच्चे को संभाला है, बड़ा किया है। तो बच्चा बोलना कब सीखा मदर को यही नहीं पता है। मैंने मदर से एक सिंपल क्वेश्चन किया, मैंने कहा आप बताइए ये बोलना कब सीखा? तो मदर इधर उधर देख रही है, फिर उसकी मामी बाई चांस साथ में थी, तो वो मुझे बोलती हाँ मैडम ये बोलना देर से सीखा, आप सही बोल रहे हैं। मैं जिस चीज को बच्चे को देखकर समझ सकती हूँ, वो मदर को पता ही नहीं है, क्योंकि मदर अपनी मेंटल प्रॉब्लम थी, उसको हस्बैंड नहीं है तो उसको खुद भी कमाना था, वो जॉब पे चली जाती थी, बच्चा अपने भाभी को दे रखा था, तो वो बच्चा कब बड़ा हुआ, उसने कब क्या सीखा, मदर की नोटिस में ही नहीं है। वो उसकी इमोशनल प्रॉब्लम, उसके अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम होंगे, हम समझ सकते हैं। तो ऐसा भी होता है, तो उसका असर जो बच्चा मतलब मम्मी है ही नहीं, दूसरों के पास पला है, वहां से उठा के उसको उस घर में ले गए, वहां नहीं हुआ तो उसको लाके हॉस्टल में डाल दिया, वो बच्चा कैसे एडजस्ट करेगा? तो ऐसे बहुत सारे क्वेरीज होते हैं बच्चों की, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो वो मदर उस वक्त तो नहीं, उसके बाद वो मतलब जब उसको ये लगा मदर को, फिर उसके बाद उसके आंख में से आंसू निकल गए, देन शी टोल्ड मी कि मैम मेरा ऐसा ऐसा हुआ था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे, मुझे जॉब करनी पड़ी, बच्चे को छोड़ना पड़ा, मतलब बाय चांस मेरी शादी हो गई, तो अब मैं उस घर में चली गई हूँ, मैंने एडजस्ट कर लिया, बच्चा ने एडजस्ट करा, इसलिए अब उसको यहाँ छोड़ा। अभी आज ही लास्ट पेपर था, आज वो मदर लेने आई, आज वो मदर फिर वापस यहाँ पे शिफ्ट हुई है कि बच्चा अभी यहाँ सेट हो रहा है, तो अब मैं वो अपने हस्बैंड को लेके यहाँ पे शिफ्ट हो गई। मतलब बच्चे के साथ पेरेंट्स के अपने प्रॉब्लम होते हैं, तो उनको खुलने में आपके सामने शायद टाइम लगेगा, उनको 6 महीने लग गए उस पेरेंट्स को मेरे सामने खुलते हुए और सारी प्रॉब्लम बताते हुए, मैं काफी टाइम से डील कर रही थी, तो काफी टाइम बाद बताया। तो उनको टाइम दीजिए, आप उनको सुने, उनको समझे, उनके भी प्रॉब्लम आपको समझ में आएंगे, ठीक है? और जब भी आप बच्चों की जानकारी दें, ईमानदारी से देना, सही सही, कि बच्चा कितना अच्छा है, कितना बुरा है, कौन सी चीज अच्छी करता है, कौन सी चीज बुरी करता है। सिर्फ पेरेंट्स क्योंकि गुस्से में हो रहे हैं, यदि आप उसकी गलती बताएंगे तो और गुस्सा करेंगे, इसलिए आप ना बताएं, तो भविष्य में शायद उसके जो परिणाम है खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए जितनी भी इंफॉर्मेशन आपकी है वो पेरेंट्स तक सही सही पहुंचनी चाहिए। और जितनी पेरेंट की नेगेटिव जो भी रिमार्क होती है, उसको शांति से सुनिए। यदि पेरेंट्स आपको कुछ बोलते हैं नेगेटिव है, तो आप उनको सुनिए, उसके बाद पेरेंट्स को उसके रीजन बताइए। उनको वो बोलते हैं आप ये नहीं देखते हैं, आप वो नहीं करते, आपने इतना नहीं करवाया, तो आप उनको सुनिए, बताइए कि भाई मैं टीचर हूँ, मेरे क्लास में 35 बच्चे हैं, और यदि 35 में से 30 करते हैं और 5 नहीं करते, तो आप मुझे बताइए किसका प्रॉब्लम। पेरेंट्स को पॉजिटिवली समझाने की कोशिश करिए। जब पेरेंट्स गुस्से में होते हैं, मैं उनको बिठाती हूँ और प्यून से बोल के पानी मंगवा के पहले पानी पिलाती हूँ, उसके बाद मैं आगे बात करती हूँ। मैं कभी भी उनसे तुरंत नहीं शुरू करती हूँ, मैं उनको बताती हूँ कि देखिए आप अभी गुस्से में हैं, आप आपका भी अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल नहीं है, तो पहले आप अपनी लैंग्वेज कंट्रोल करिए, फिर मुझसे बात करिए। तो पेरेंट्स अपने आप शेम फील करता है। आप उसको जब अच्छी लैंग्वेज में बताएंगे ये बात, यदि वो गुस्सा कर रहा है, आप सामने गुस्सा करेंगे, तो वो वैसे ही बिहेव करने वाला है। वो जितना गुस्सा करता है, आप उतना शांत होकर उसको समझाइए कि ये बिहेवियर गलत है। यदि बच्चे के सामने पेरेंट्स आवाज ऊंची करता है, मैं सबसे पहले बच्चे को बाहर भेजती हूँ, और मैं पेरेंट्स को सबसे पहली बात बताती हूँ कि यदि आप बच्चे के सामने टीचर से, प्रिंसिपल से बात करने की तमीज नहीं रखते हैं, तो आप बच्चे से उम्मीद मत करना। और रियली इसका इम्पैक्ट पेरेंट पे तुरंत होता है, उनको तुरंत अपनी गलती समझ आती है। तो आप थोड़े से तरीके अपने हैंडल करने के बदलिए जब वो इस तरह से करते हैं, ठीक है? अभी मीटिंग हो गई, सारी बातें हो गई, उसके बाद क्या करना है? जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, पर्सनल डिस्कशन जो भी आपका हुआ है, उसके बाद उसका इम्पैक्ट क्या आया, टीचर को ये फीडबैक लेना रहेगा। आपने पेरेंट्स को बताया है कि भाई इस तरह से बिहेव करिए, 8-10 दिन हो गए, उसके बाद फिर आप बच्चे से पूछिए या पेरेंट्स से पूछिए कि हमने जो पिछली बार डिस्कशन किया था,
उसके बाद आपने क्या चेंजेस किए, हमने जो आपको बताए थे, आपने कोई चेंजेस किए और आपको क्या फर्क लगता है। और उसके बाद यदि आपको स्कूल में कोई फर्क दिखता है तो आप उनको वो बताइए, आपका ऑब्जर्वेशन उनको बताइए, उनका ऑब्जर्वेशन आप लीजिए। ठीक है, बच्चों की एक छोटी सी एग्जाम रखिए, 5-10 मिनट का, एक 2-4 क्वेश्चन का एक पेपर रखिए, जहां पहले प्रॉब्लम थी अब वो प्रॉब्लम है कि नहीं। यदि उसमें बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है तो पेरेंट्स को लिख कर भेजिए या मैसेज भेजिए, जैसे भी हो सकता है। ठीक है, और पेरेंट्स को ये विश्वास दिलाइए कि बच्चे का जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है वो आपके और पेरेंट्स के दोनों के मिलने के बाद ही होगा। हम 2 कड़ियां हैं जो उसको मतलब बच्चे को सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। यदि हम दोनों में से कोई भी एक कहीं पे गलत हो गया तो उसका इम्पैक्ट बच्चे पे आने वाला है। ये एक्सप्लेन करना, पेरेंट को समझाना। कई बार पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं कि नहीं हम जैसा बोलेंगे, नहीं, बच्चे टीचर की सुनते हैं, पेरेंट्स की नहीं सुनते। बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं मैम आप बोलोगे तो बच्चे करेंगे। तो आप उनको समझाइए कि जितना हम इम्पोर्टेंट है उतना आप, तो हम यदि इतना बोलते हैं तो आप इतना करिए घर पे, ताकि बच्चा सेम माहौल में रहे। आई होप मैंने मीटिंग पहले, मीटिंग के टाइम सारी प्रॉब्लम्स, उसके सॉल्यूशन डिस्कस कर लिए मेरी तरफ से। अभी मैं आप लोगों से रिस्पॉन्स चाहती हूँ कि आप कितनी चीजें रिलेट कर पाए इसमें से, और आपकी कितनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको आज मिले। प्लीज मुझे सब लोग डिस्कस करिएगा। मंजू जी आपसे शुरू करें। मैम लगभग मेरी सभी प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया है। अब मुझे पीटीएम होगी तो उसमें करके देखेंगे हम ये सब ऐसा कोई सभी। प्रॉब्लम है जो आप डिस्कस करना चाहेंगे, कोई पर्टिकुलर? नो नो मैम, ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपने बताया सब नॉर्मल है। अब जो मेरी पीटीएम होगी स्कूल में, उसमें ये सब हमें देखना है, इसी तरह से बिहेव करना जैसा कि आपने बताया है मैम। ठीक है, कैसा लगा आपको ओवरऑल वेबिनार? मैम क्या बोला, फिर से बोलिए मैम। ओवरऑल वेबिनार आपको आज का कैसा लगा, जो टॉपिक था उससे? मैम अच्छा लगा, सब समझ में आया। ठीक है, धन्यवाद। आशा जी? आशा जी अनम्यूट करिए प्लीज। आशा जी आप अनम्यूट कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए मैम के लिए। सजल जी आशा आप उनको कर सकते हैं। जी मैम। जी आशा जी आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, आप अनम्यूट कीजिएगा। आशा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। म्यूट है वो अभी मैम। मैंने आपको अनम्यूट किया, आप देखिए। मैंने अनम्यूट करने के लिए आपको भेजा, आप उसको दबाइए तो अनम्यूट होंगे। आशा जी आपके पास रिक्वेस्ट आई होगी एक, आप उसको क्लिक कीजिएगा। जी जी आशा जी। जी आशा जी। मैम बहुत आपने जो कुछ बताया है वो बहुत अच्छा है मैम। अब अगली जो मीटिंग होगी उसमें हम कोशिश करेंगे। जी, आपको मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम आप रिलेट कर पाए, ऐसे बच्चे जी आपके मैम, पास भी हैं? बहुत कुछ मैम, बहुत कुछ सीखने को मिला हमें आज। ऐसे बच्चे हैं जिनकी प्रॉब्लम्स हैं आपके पास? मैम वैसे तो बड़ी क्लास है, जो आपने बताया है इसमें कुछ बच्चे होते हैं ऐसे। जी, प्रॉब्लम्स तो सभी क्लास में एक जैसे होते हैं। मैम ऐसे जी, होती है, इवन 11-12 के बच्चों के पास भी ये सेम प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। मिलते हैं मैम। जी, मैम जब अब अगली मीटिंग जो होगी उसमें आपने जो बताया है उस पर हम डिस्कस धन्यवाद कोशिश आशा करें। जी। इति जी? इति अग्रवाल जी? यस मैम। हाँ जी,
अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। मैम बहुत अच्छा लगा, और आपने जो बताए हैं उसमें हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई हैं। जैसे कि आप बोल रहे थे पेरेंट्स गुस्से में अगर कोई बात करता है तो उससे आप अच्छे मतलब अपनी गुस्सा ना करके अच्छे से बात करोगे तो वो शायद शांत हो जाए उस टाइम। तो और आगे के जो पीटीएम वगैरह होगी उसमें हम आपके सब फॉलो करेंगे जिससे हम और अच्छा कर सकें। ठीक है, धन्यवाद दीदी जी। दीपिका जी। यस मैम। हाँ जी, जी बताइए। मैम, आज मुझे बहुत अच्छा लगा और आज मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम की सॉल्यूशन भी मिले। थैंक यू मैम। आपके हैं ऐसे कोई बच्चे? जी मैम, मेरी छोटी क्लास है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, धन्यवाद दीपिका जी। थैंक यू। नोकिया 2.1 के नाम से है, आपका नाम नहीं लिखा है। जी, इनका डिवाइस डी नेम नहीं है मैम, नोकिया नहीं है। 21। आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और अपना ऑडियो अनम्यूट कीजिएगा। मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी अनम्यूट के लिए। आप जो रिक्वेस्ट आई होगी आपके पास, आप उसको क्लिक कीजिएगा तो आप अनम्यूट हो जाओगे। हाँ जी। जी जी, अरे धन्ना तो देख ले दूध ले और ना हो जा क्या खाएगी बनाऊं जी बोलिए, हम सुन सकेंगे, आपका माइक अनम्यूट है। उगाड़ कर यार दूध ले रहा शाम को नहीं चलिए कोई बात नहीं, आप फिर से होइए। रुचि जी। जी रुचि जी, आप अपना ऑडियो एंड वीडियो अनम्यूट कीजिएगा। रुचि जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आपके यहाँ तक? रुचि बीरंगना पब्लिक स्कूल। नहीं सुन पा रहे शायद। आलिया जी। जी मैम। जी, आप बताइए। जी मैम, ऐसे बच्चे मेरी क्लास में हैं जिन्हें बिल्कुल शांति पसंद नहीं है, कभी पैर हिलाना, कभी यहाँ वहाँ जाना, तो काफी मैं आपकी बातों से रिलेट कर पाई हूँ। बट मैं ये सब चीजें जो आपने बताई है मैं उसको फॉलो करूंगी अपनी जो नेक्स्ट पीटीएम होगी, और जहाँ तक है जो आपने पॉइंट्स बताए मैं उन पर वर्क करना अभी से स्टार्ट कर दूंगी। और काफी हेल्पफुल रहा ये वेबिनार मेरे लिए, और सारे क्वेश्चन के मेरे आंसर्स मिल गए। थैंक यू वेरी मच आलिया जी। हाँ, थैंक यू रश्मि मैम। जैन। रश्मि जी। जी मैम। जी मैम, जैसे कि आपने मीटिंग के फर्स्ट में ही बोला था कि आपको मतलब सॉल्यूशन मिलेगा कि किस प्रकार से पेरेंट्स को हैंडल करना है और किस प्रकार से स्टूडेंट को हैंडल करना है। तो मैम एक चीज सबसे बेटर है कि आपने ये चीज बोली कि पहले तो स्टूडेंट्स को समझना है कि स्टूडेंट्स है किस उसमें, उनका नेचर कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है। तो मैम अब जाके मैं बच्चों के सबसे पहले बच्चों के स्टडी लेवल को देखूंगी और उसके उनके नेचर और बिहेवियर को देखूंगी कि उनका बिहेवियर और नेचर है किस प्रकार से। क्योंकि आपने ये चीज सही बोली कि अगर जब तक अपन को बच्चे का नेचर पता नहीं होगा, जब तक अपन उनको उसके योग्यता के अनुसार पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी का जब तक अपन को पता नहीं रहेगा। तो मैम अब मैं बच्चों को पहले उनकी कैपेबिलिटी को देखूंगी कि उसके स्टडी लेवल है क्या, वो कहाँ तक जानता है, कैसे वो पढ़ना जानता है, वो कैसा उसका बिहेवियर है और कैसे वो कनेक्ट करता है स्टडी को। उसी के साथ मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी और उसी के साथ मैं पेरेंट्स को भी हैंडल करूंगी, जिससे कि पेरेंट्स भी बच्चों की स्टडी को समझ सके हैं। अभी आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिले आपको? जी मैम। उम्मीद है अगली बार उपयोग करिएगा, फिर यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइएगा, हम डिस्कस करेंगे।
जी मैम, जरूर मैम। जी धन्यवाद रश्मि जी। सजल जी, आई थिंक सबसे बात हो गई है और टाइम भी हो रहा है। मैम टाइम भी हो रहा है और जो भी क्वेश्चन अभी जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करनी हो तो अभी यहाँ पे 1 मिनट है हमारे पास, तो जो भी बड़ा प्रशिक्षण करना चाहता है तो अभी वो डिस्कस कर सकता है मैम के साथ। जो भी प्रशिक्षणार्थी जो भी क्वेश्चन रखना चाहे वो अभी रख सकता है। मुझे लगता है मैम कि सभी को अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिल गए हैं। जी तो जी मैम टाइम भी हो गया है और सभी प्रशिक्षणार्थी से अनुरोध है वो प्रार्थना की मुद्रा को धारण करें ताकि हमारे पास समय शेष है। इसी मेरी भावना के साथ सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। बोलिए महावीर स्वामी की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय। जो मोहे माया माने मद सरे मदने मरे धने वीर है, जो विपल विग्रो बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जलद के तीर, वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है। इसी मेरी भावना के साथ सभी के लिए जय 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 शुभ रात्रि। गुड नाइट, शुभ रात्रि। जी गुड नाइट।